हाय एवरीवन, वेलकम बैक खमागणी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू शिफ्ट या फिर एक न्यू थॉट के साथ में, वो पॉजिटिविज्म है। सो दिस इज़ नॉट लाइक पॉजिटिविटी वाला पॉजिटिविज्म, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट विच वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जब लॉजिक की बात करी जाती थी, जब रेशनैलिटी की बात करी जाती थी, तो अराउंड दैट टाइम ओनली देयर वाज अ फिलोसोफर जिनका नाम था ऑगस्ते कॉम्टे, COMTE कॉम्टे। उन्होंने सबसे पहले एक नेचुरल साइंस का एक ऐसा मेथड दिया था कि आप सोशल फिनोमेना को भी लॉज के अंदर या लॉजिक के अंदर, पर्टिकुलरली इन्होंने बात करी थी लॉजिक की। सो देखो हुआ क्या था, थोड़ा सा बैक स्टोरी जानोगे ना तो पॉजिटिविज्म और उसके बाद में हमारा ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन और उसके बाद में हमारा शिफ्ट आ जाएगा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे, तो वो बहुत इजीली समझ में आएगा। अभी लास्ट हमने जब हार्टशॉन एंड शॉफर का डिबेट देखा था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि डिबेट जो है वो मेथड ऑफ जियोग्राफी पे था, कि विच मेथड यू वांट टू ऑप्ट फॉर द स्टडी ऑफ द जियोग्राफी। क्या आप एरियल डिफरेंशिएशन या रीजनल जियोग्राफी, या फिर आप इडियोग्राफिक मेथड से, विच इज़ अ डिस्क्रिप्टिव मेथड, जो बिल्कुल अगेंस्ट था कि हम लॉज नहीं बनाएंगे, कि आप जियोग्राफी हमारा बहुत ही यूनिक है, इसमें हम लॉ नहीं बना सकते, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। वेर इज़ द अदर साइड, वेर इज़ द अदर पॉइंट वॉज द नोमोथेटिक, विच इज़ जिसमें शॉफर भी इंक्लूड थे। तो इनका पॉइंट था कि नहीं, लॉ नहीं बनाओगे तो रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो यू नो दिस व्हाट वाज दैट वाज अ फाइट ऑफ द इडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक, रीजनल वर्सेस यूनिवर्सल। व्हाट वाज हैपनिंग कि ज्योग्राफी को यूनिक रखना है या ज्योग्राफी को बाकी साइंसेस के साथ इंटीग्रेट करना है, ये वाला फाइट था। तो ये एक पॉजिटिविज्म जो है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं था। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से आ गया था, 19th सेंचुरी के अंदर ही, कि जो नेचुरल साइंस के जो मेथड्स हैं, जो नेचुरल साइंस के अंदर मेथड्स होते हैं, आप उनको सोशल साइंसेस, और नेचुरल साइंसेस का मतलब है जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इन सब का जो मेथड है, इसको आप सोशल साइंसेस के अंदर भी एप्लीकेबल कर सकते हो। आप एक मतलब अगर आप एक जनरल लॉ बना लो, आप एक थ्योरी बना लो, जैसे कि हमने मॉनसून का या फिर हमने क्लाइमेट का एक थ्योरी बनाया है कि विंटर में हमारा इतना डाउन हो जाता है, क्यों हो जाता है, वी हैव अ लॉजिक बिहाइंड दैट, राइट, वी हैव अ रीज़न बिहाइंड दैट। किसी ने ऐसे तो नहीं बोला। फॉर एग्जांपल, आप मान लो कि ट्रैकिंग करने कहीं पे गए, आप पहाड़ के इस तरफ हो, और मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ, पहाड़ के उस तरफ एक घर है, उसका कलर क्या होगा। अब आप मुझे कैसे बता दोगे? तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि जब तक मैं उसे देख नहीं लूँगा, जब तक मैं अपनी आंखों से उसको सत्यापित नहीं कर देती हूँ, तब तक मैं नहीं बता सकती। और एक दूसरा हुआ कि हाँ, जनरली पहाड़ों पे जो कलर है घरों का वो वाइट या चमकीला होता है, तो ऐसा होगा। दैट्स अ रॉन्ग अजम्पशन। पॉजिटिविज्म जो है ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करता है कि देयर हैज़ टू बी अ लॉजिक बिहाइंड दैट। आर यू प्रिपेयर्ड, आर यू सेइंग दैट यू हैव सीन दैट थिंग, हैव यू ऑब्जर्व दैट थिंग। तो वो था। तो कॉम्टे ने जो था, इन्होंने काफ़ी सारे प्राइवेट लेक्चर्स, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे कि मैंने आपको एक एनिमल दिखाया और मैंने आपको बोला कि इस एनिमल का कलर क्या है, ठीक है, तो आपने क्या करा, ये मैंने बहुत ही वियर्ड एनिमल बनाया है, बट जस्ट ट्रस्ट कि आप इस साइड में खड़े हो एंड मैंने बोला इसका कलर क्या था, आपको इस साइड से ब्लैक दिख रहा है, तो आपने बोल दिया ब्लैक है। बट जो इंसान पॉजिटिविज्म को मानता है वो बोलेगा नहीं, मैं पूरा चारों तरफ चक्कर लगाऊंगा, क्या पता इधर से ब्लैक है उधर से वाइट हो, तो पहले पूरा चक्कर लगाएगा, पूरा लॉजिक अपना इस्टेब्लिश करेगा, उसके बाद भी बोलेगा हाँ इसका कलर ब्लैक है या वाइट है या ग्रे है, जो भी कलर है इसका। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अंटिल यू रीच टू अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जब तक आप एक पूरी चीज़ का डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करते हो, तब तक आप उस पर नहीं पहुंचते हो रिजल्ट पे। तो ये जो पॉजिटिविज्म है, ये एक फिलोसॉफिकल अप्रोच थी। और बाद में इसका थोड़ा सा बाद में, ये जब बात हुई थी, अगस्त कॉम्टे ने दे दिए थे अपने, उन्होंने 5 रूल दिए थे, लेकिन उनका कभी कोडिफिकेशन नहीं हुआ। इन्होंने कोई बुक नहीं निकाली, इन्होंने कुछ लेक्चर्स निकाले थे। वो लेक्चर्स जो है हार्टशॉ ने भी अटेंड करा था, काफ़ी हम्बोल्ट ने, सॉरी नॉट हार्टशॉ ने, हम्बोल्ट ने अटेंड करा था, और काफ़ी लाइक 50-60 पीपल थे उस लेक्चर के अंदर, बट कभी भी उसका एक लाइक ऑफिशियल पब्लिकेशन नहीं हुआ था। उसके बाद में अराउंड 1920s एंड 1930s के अंदर ये फिर से रिवाइव हुआ, और ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बेसिस पे आया था, और उसी के बेसिस पे अगस्त कॉम्टे का पॉजिटिविज्म, उसके बाद में 1920s एंड 30s में लॉजिकल पॉजिटिविज्म आया। तब शॉफर जो थे उन्होंने भी इसको अच्छा खासा सपोर्ट करा था, और उसके बाद में यही बेडरॉक बना था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का। यू गेटिंग माई पॉइंट? सी, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो पहले पढ़ाया है ना उसको रिवाइज करो, और ये पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड इसके बाद जब हम मॉडल स्टार्ट करेंगे देन यू विल नो कि ये बेसिक है। जो मार्क्स आते हैं, जो टॉपर्स बोलते हैं, जिनके 300-350 आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उनकी इन टॉपिक्स पे
स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और वो स्ट्रॉन्ग होल्ड इसलिए नहीं है कि उनको समझ आ गया पॉजिटिविज्म क्या है, ये पॉजिटिविज्म को रियल लाइफ एप्लीकेशन से या किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ है उसके साथ में लिंक कर पा रहे हैं, इसलिए ये काफ़ी अच्छा स्कोरिंग माना जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, जस्ट लुक एट दीज एग्जाम्पल्स कि कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। पॉजिटिविज्म जो है ना, अच्छा इसको लिख लेना, पॉजिटिविज्म जो है ये बात करता है फैक्ट की, ये बात करता है रेशनैलिटी की। जब तक उसके पीछे एक बहुत ही सपोर्टिव लॉजिकल थॉट, एक एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसको मत बोलो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी ब्लाइंड रिलीजियस हमारे अटेम्प्ट्स होते हैं, ठीक है, ब्लाइंड रिलीजियस हो गया या कल्चरल बिलीफ हो गया है, जो जिनके पीछे कोई एक रैशनल नहीं है, अगर वो लॉजिकल नहीं है, अगर वो किसी साइंटिफिक बेसिस पे नहीं बना हुआ है, तो वो इनकरेक्ट माना जाएगा। पॉजिटिविज्म को जो पर्सन फॉलो करता है वो इन चीज़ों को नहीं मानेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कास्ट सिस्टम का। कास्ट सिस्टम के पीछे क्या लॉजिक है? हम बोलते हैं कि ब्रह्मा के इन 4 पर्टिकुलर अंगों से हमारे जो 4 पर्टिकुलर वर्ण हैं वो निकले हुए हैं। तो क्या लॉजिक क्या है उसका? ये किसी ने बुक में लिख दिया, इज देयर एनी लॉजिक? नहीं है। तो अगर कोई लॉजिकल, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल दोनों चीज़ें, अगर आप उसको साइंटिफिक एंड मैथमेटिक एक्सप्लेनेशन के साथ में आप प्रूव कर देते हो कि हाँ कास्ट सिस्टम ऐसा है, और कास्ट सिस्टम के साथ में जो एसोसिएटेड अनटचेबिलिटी है वो इसलिए लॉजिकल है कि ये मैंने रूल निकाला, ये लॉ निकाला, इस तरीके से ये हेंस प्रूव कर रही हूँ मैं। आई रिमेंबर इवन जब हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते थे तो हम नीचे हेंस प्रूव्ड लिखते थे, है ना। तो अगर आप इस चीज़ को हेंस प्रूव्ड कर देते हो कि कास्ट सिस्टम के साथ में अनटचेबिलिटी जो है वो होना चाहिए, तो पॉजिटिविज्म वाला बंदा उसको मान लेगा, बोलेगा हाँ ठीक है, यू आर गिविंग मी अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। बट इफ यू कैन नॉट गिव, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दैट। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये रहा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे कि वुमेन इन्फीरियरिटी वाला या फिर पेट्रियार्किकल सिस्टम वाला मान लो। पेट्रियार्किकल सिस्टम के अंदर या फिर जो वुमेन को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है? पॉजिटिविज्म वाला उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा कि आप इन्फीरियरिटी टू द वुमेन ट्रीटमेंट, इन्फीरियर स्टेटस टू वुमेन जो है वो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, बट उसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है, उसके पीछे क्या मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, नहीं है, तो पॉजिटिविज्म वाला उसको बोलेगा दिस इज नॉट ट्रू। सिमिलरली इनका सिंपल सा फिलॉसफी है कि फैक्ट जो है इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आप मुझे फैक्चुअल बात करो, अंधेपन में बात मत करो कि बलि देने से ही ऐसा हो जाएगा, 3 बार तलाक बोलने से इस तरीके से तलाक हो जाएगा, उसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट। तो जब तक कोई भी डेटा या फैक्ट एनालिसिस नहीं होता है हर एक असर्शन के लिए, यू रिमेंबर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब करते हैं, इसके हमारे सी सेट के क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें एक असर्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, फिर नीचे A एंड B ऑप्शन दिए जाते हैं कि क्या ये ट्रू है या नहीं है, राइट। तो ऐसे असर्शन के स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है कि यू आर फाइंडिंग अ लॉजिक इनटू दैट। फॉर एग्जांपल अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिविज्म क्या है। मैंने बोला कि इंडिया जो है ये एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, और मैंने बोला कि सिंगापुर जो है या फिर स्वीडन जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है। ओके राइट, तो हाउ एम आई जस्टिफाइंग कि डेवलपिंग है, डेवलप्ड है? मैंने क्या पैरामीटर्स लिए? तो आई हैव टेकन सम पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन पैरामीटर्स ऑन द हेल्थ, आई हैव टेकन पैरामीटर्स ऑन द पर कैपिटा इनकम, आई हैव टेकन पैरामीटर्स ऑन द एजुकेशन, आई हैव टेकन पैरामीटर्स ऑन द एम्प्लॉयमेंट रेट, ऑन द हेल्थ, ऑन द IMR, MMR एंड XYZ, कुछ पैरामीटर्स मैंने लिए। इन पैरामीटर्स को मैं एनालिसिस करूँगी, तो जो पॉजिटिविज्म वाला पर्सन होगा वो इन फैक्टर्स को देखेगा कि कितना परसेंट है, किस रेट में फॉल हो रहा है, which means कि it is supporting very simple, easy and mathematical language. I'm saying I'm giving you the fact. I'm not saying, इसीलिए पता है UPSC भी ना पॉजिटिविज्म की तरह होता है। तो देखो आपने कोई स्टेटमेंट लिखा कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इतना है, आपने बोला कि इंडिया हैज़ अ वेरी लो एम्प्लॉयमेंट रेट और वेरी लो ग्रोथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो ये तो सिर्फ एक बात हो गई ना, आपने क्या फैक्ट दिया है इसके पीछे। तो जब भी हम रिपोर्ट की बात करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि IPCC की रिपोर्ट हो गई, UN की रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड बैंक की, RBI की रिपोर्ट्स हो गई। व्हेन यू कोट द रिपोर्ट्स एंड देन व्हेन यू से द फैक्ट, तो आपने जो बात बोली है ना वो सही बात है, अब वो मानी जाएगी। एक सिंपल स्टेटमेंट से बेहतर है कि आप उसमें फैक्ट एंड लॉजिक दो। तो UPSC इज ऑल्सो लाइक ए पॉजिटिविज्म। तो स्वीडन के भी मैंने सेम पैरामीटर देखे, तो मैंने देखा कि अच्छा ये तो बढ़िया रेट आ रही है और इंडिया में बढ़िया रेट नहीं आ रही है, तो उसके बेसिस पे मैंने बोला कि इंडिया डेवलपिंग है और
स्टूडेंट डेवलप्ड कंट्रीज हैं. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट वैलिडेटिंग व्हाट यू आर सेइंग. सो अभी आपको थोड़ा आइडिया लगा कि पॉजिटिविज्म क्या हो रहा है. पॉजिटिविज्म इज सिंपल, एक ऐसा फिलोसॉफिकल थॉट है जो इमोशंस या इमेजिनेशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा है. बोल रहा है कि इमेजिनेशन थॉट पे मत जाओ, मुझे लग रहा है, मेरी गट फीलिंग ऐसी है. इट्स नॉट अबाउट द गट फीलिंग, इट्स अबाउट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट. ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिविज्म था. तो पॉजिटिविज्म इज अ जनरल बिलीफ जो सिर्फ आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो, किस चीज़ का पीछे आप लॉजिक दे सकते हो, उन पे बात करता है. तो 1830 के अंदर सबसे पहले अगस्त कॉम्टे जो थे, इन्होंने कुछ लेक्चर्स लिए थे. उस लेक्चर में उन्होंने कुछ बातें भी बोली थी, मैं आपको बताती हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लेना. जो ओरिजिन ऑफ पॉजिटिविज्म है वो वहाँ पे हुआ था. तो कॉम्टे ने जो मेटाफिजिक्स है उसको रिजेक्ट कर दिया था. मेटाफिजिक्स मतलब कि आप ऐसी सरफेशियल बातें कर रहे हो कि इट्स, एक तो मेटाफिजिक्स है, इसका ग्राउंड रियलिटी के साथ में कोई रिलेशन नहीं था. ये बस आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया, एक डिस्क्रिप्टिव नेचर दे दिया, लॉजिक बताया नहीं है. और दूसरा ये इमोशंस के साथ में बहुत ज़्यादा कंसर्न था रेदर देन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. तो पॉजिटिविज्म अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए बोलते हैं. तो कॉम्टे ने बोला कि ये जो मेटाफिजिकल फिलोसफी है जिस पे हम चल रहे हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि फिजिक्स जियोग्राफी हमारी बहुत ही यूनिक है, वो एक इमेच्योर साइंस है. तो मेटाफिजिक्स को आपको एक साइंटिफिक डोमिनेटेड पॉजिटिव आउटलुक के साथ में रिप्लेस करना चाहिए. और इसी पॉजिटिव से पॉजिटिविज्म का जो वर्ड है वो आया था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है आपको कि पॉजिटिविज्म क्या है? ठीक है, सिंपल बात है. बोल रहा है कि मुझे साइंटिफिक लॉजिक, साइंटिफिक रीजनिंग दो. तो अगस्त कॉम्टे ने कुछ लेक्चर्स लिए थे पॉजिटिविज्म पे. तो वो उसके बाद में एक बुक में टाइटल द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी करके बाद में पब्लिश करे गए थे अराउंड 1829 के अंदर. ये बुक में पब्लिश भी हुए थे, राइट? हाँ, आई फॉरगॉट दैट, आई थॉट ही ओनली टुक द लेक्चर्स. एनीहू, तो जब इन्होंने ये लेक्चर लिया तो इन्होंने कुछ 4-5 बातें बोली थी. इन्होंने इनकी जो कॉम्टे की फिलॉसफी थी वो 5 बातों पे रिलाई करती थी. पहला तो इन्होंने बोला था कि जो भी साइंटिफिक नॉलेज है ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस के साथ में मैच होना चाहिए. डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी जो है इसको कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए. इन्होंने बोला था ला सर्टिट्यूड. ला सर्टिट्यूड का मतलब क्या हुआ? यूनिटी ऑफ साइंटिफिक मेथड. तो मतलब ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही ब्रांच से लो. डिफरेंट ब्रांचेस में जो सब्जेक्ट में स्टडी होती है, हो सकता है कि वो उनके लिए यूज़फुल हो, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारे लिए यूज़फुल ना हो. इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, ही ट्राई टू से कि जो साइंस है वो एक दूसरे से डिफ़र करती है इनटू व्हाट यू स्टडी, बट हाउ यू स्टडी डज नॉट मैटर. जैसे इकोनॉमी का एक थ्योरी निकाला आपने, तो आप इकोनॉमी का थ्योरी में क्या स्टडी कर रहे हो वो डिफ़र कर सकता है, लेकिन आप उसको कैसे स्टडी कर रहे हो, इस कैसे को आप जियोग्राफी के अंदर लेके आ सकते हो. फिजिक्स के अंदर भी आप क्या स्टडी कर रहे हो सकता है कि आप ब्लैक मैटर की स्टडी कर रहे हो, लेकिन आप उसको क्या को छोड़ दो, आप कैसे कर रहे हो, कौन सा साइंटिफिक मेथड, यूनिटी ऑफ साइंटिफिक मेथड की इन्होंने बात करी थी. समझ आया? यूनिटी ऑफ साइंटिफिक मेथड की बात करी थी इन्होंने. ठीक है, राइट, करेक्ट. तो पहला हो गया कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है वो आपका रियलिटी में लास्ट सर्टिट्यूड से कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, विच इज़ व्हाट? यूनिटी ऑफ साइंटिफिक मेथड. विच इज़ व्हाट कि अगेन डिफरेंट साइंसेज में जो इस तरह का साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन होता है उसका क्या है, क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ देयर स्टडी कैन बी डिफरेंट फ्रॉम हाउ दे स्टडी. सो व्हाट हमारे काम का ना हो, बट हो सकता है कि हाउ हमारे काम का हो. सेकंड इन्होंने बोला था कि जो साइंटिफिक एक्सपीरियंस है, अच्छा ये मैंने आपको दोनों चीज़ें साथ में बता दी. तीसरा इन्होंने बोला था ले पर से, PRECIS, ले परसियस. इसका मतलब है कि अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ साइंटिफिक मेथड. तो इन्होंने क्या बोला था कि एक कॉमन साइंटिफिक गोल होना चाहिए जो कि जो टेस्टेबल थ्योरीज है उनको फॉर्मुलेट करे. तो ऐसे आपको सब्जेक्टिव वैल्यू जजमेंट का कोई जगह नहीं होना चाहिए. आपके पास ये होना चाहिए कि इस चीज़ का साइंटिफिक इंक्वायरी क्या है, इसका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या ये वेरीफाइबल है या फिर नहीं है. अगेन आप साइंटिफिक मेथड पे फोकस करो. तीसरा इन्होंने बताया था ले यूटिले, विच मीन्स इन्होंने बताया था कि जितने भी साइंटिफिक नॉलेज है उन सब का कोई ना कोई एक पर्पस होता है, उसका कोई ना कोई एक यूटिलाइजेशन होता है. तो यूज़ दैट यूटिलाइजेशन, इट शुड बी एन एंड, इट इज़ लाइक अ टूल फॉर सोशल इंजीनियरिंग. तो बेसिकली अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो इन्होंने जो बात है वो यही करी थी कि जो भी आपके आसपास डिफरेंट साइंसेस के अंदर साइंटिफिक नॉलेज है, चाहे वो आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस से लो या उनसे उधार लेके लो या उनसे समझ के लो,
अपनी ऑब्जेक्टिविटी के साथ में लो, बट ब्रिंग दैट नॉलेज इनटू जियोग्राफी ऑल्सो, और जियोग्राफी के अंदर उस मेथड को आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वे था। तो लेकिन उसके बाद में साइंस अगेन, जियोग्राफी जो पर्टिकुलरली है उसकी अगेन थोड़ी सी थिंकिंग चेंज हो गई थी, पॉजिटिविज्म पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, बट बीच बीच में कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमने नोमोथेटिक के बारे में सुनते रहते थे। तो 1920s के अंदर जो पॉजिटिविज्म है वो फिर से आफ्टर अराउंड अ सेंचुरी फिर से उभर के आया, और इस बार जो उभर के आया उसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म के नाम से दिया गया था। तो ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के अंदर एक ग्रुप ऑफ फिलोसोफर था, तो उन्होंने एक वियना सर्कल क्रिएट करा था। तो ये वियना सर्कल जो था इसमें मोर्टिस शिल्क इनके जर्मन फिलोसोफर एंड फिजिसिस्ट थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इनका बेसिक मोटिव क्या था, जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म था, लॉजिकल पॉजिटिविज्म में इन्होंने क्या करा कि जो कॉम्टे ने बेसिक थ्योरीज दी थी 5, उनको इन्होंने बोला कि हम कोडिफाई करेंगे प्रिंसिपल में, क्यों, ताकि हम एक साइंटिफिक इंक्वायरी को कंडक्ट कर सके, ताकि एक वेल फाउंडेड जनरलाइजेशन इन थ्योरीज निकल के आ सकें। मतलब समझ रहे हो, मतलब कॉम्टे ने जो 5 चीज़ें बोली थी, ला सर्टिट्यूड, ले यूटिलिटी, ले पर्सिया, विच मीन्स कि साइंटिफिक मेथड को आप यूज़ करो, यूनिटी इन साइंटिफिक मेथड लेके आओ अपनी। तो ये सारी जो चीज़ें थी इनको कोडिफाई करेंगे। किस लिए कोडिफाई करेंगे? ताकि हम साइंटिफिक इंक्वायरी को कंडक्ट कर सके। क्यों करेंगे, क्या उसका रिजल्ट निकलेगा? ताकि जो जियोग्राफी के बारे में एक वेल फाउंडेड जनरलाइजेशन इन थ्योरीज हैं, थ्योरीज वर्ड यूज़ करने यहाँ पे, थ्योरीज जो है इनको वापस लाया जा सके। तो ऐसे साइंटिफिक प्रिंसिपल में जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, इट वाज मोर कंसर्न कि आप जनरल स्टेटमेंट से आप नॉलेज अक्वायर करो, जनरल स्टेटमेंट से नॉलेज अक्वायर करो, लेकिन उसके बाद में उस नॉलेज को आप साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो, और उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। तभी आपका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो आएगा। सिंपल भाषा में जो चीज़ देखी है, जो डायरेक्ट ऑब्जर्व करी है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिखने के बजाय उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर एक ऑब्जर्वेशन, एक एनालिसिस करके उसको हेंस प्रूव करो, और उसके बाद में एक जनरलाइज थ्योरी दो, ठीक है। तो ये इनका पॉइंट था। तो 19th सेंचुरी के आसपास में ये नोमोथेटिक साइंस है। अगेन जैसे शॉफर ने बोला था कि नोमोथेटिक साइंस की बात करो, तो दिस इज़ व्हाट द नोमोथेटिक साइंस इज। ये जो डार्विनियन ट्रेडिशन था, इट वाज लार्जली इम्पैक्टेड बाय दैट, क्योंकि उन्होंने क्या करा था कि लॉ ऑफ नेचर जो मतलब उसको उन्होंने प्रूव करा था, तो वहाँ से इट वाज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द डार्विनियन ट्रेडिशंस ऑल्सो। 1950s एंड 60s में एंग्लो अमेरिकन ज्योग्राफी ने भी एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन विटनेस करना स्टार्ट कर दिया था, कि जब इडियोग्राफिक अप्रोच जो हार्टशॉन ने बोली थी, विच इज़ लाइक अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। इडियोग्राफिक अप्रोच क्या थी हमारी? डिस्क्रिप्टिव अप्रोच थी। जैसे कि एरियल डिफ्रेंसिएशन हो गया, कि हम ज्योग्राफी को यूनिक मानते हैं, तो वो रिप्लेस होने लग गई थी नोमोथेटिक मेथड के साथ में, कि आप स्पेशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करो। तो यहाँ पे जब ये मेथडोलॉजी आया था ना, तो इन्होंने 3-4 चीज़ें बोली थी। इन्होंने 3-4 डॉक्ट्रिन्स धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करा था। तो वो डॉक्ट्रिन्स कौन सी थी पहले? और ये मैं बात कर रही हूँ लॉजिकल पॉजिटिविज्म की। तो पहली तो इनकी थी साइंटिज्म, पॉजिटिविज्म, साइंस और पॉजिटिविज्म को मिला के बनाया इन्होंने साइंटिज्म। साइंटिज्म का मतलब था कि जो पॉजिटिविस्टिक मेथड हैं वो ही सिर्फ ओनली ट्रू मेथड है। क्या है? वो ही सिर्फ ओनली ट्रू मेथड है फॉर ऑब्टेनिंग नॉलेज। तो उन्होंने साइंटिज्म बोल दिया इसको। और दूसरा इनका जो डॉक्ट्रिन था वो था इनका साइंटिफिक प्रोफाइल, साइंटिफिक पॉलिटिक्स, सॉरी नॉट प्रोफाइल, साइंटिफिक पॉलिटिक्स। साइंटिफिक पॉलिटिक्स में इन्होंने क्या बोला कि जितनी भी पॉलिटिक्स है और साइंटिफिक है, आप साइंटिफिक पॉलिटिक्स का मतलब क्या होगा? पॉलिटिक्स जनरली क्या करती है? वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इन्होंने बोला कि पॉजिटिविज्म इज द ओनली की, ताकि सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम है वो इससे ही सॉल्व हो सकती है। तो इन्होंने इसका बेसिक ऑफ सोशल इंजीनियरिंग बता दिया कि वेलफेयर अप्रोच के लिए चाहे हम बात कर लो या सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए बात कर लो, उन सब के लिए आपको पॉजिटिविज्म, आपको एक लॉजिक ही देखना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो बात भी इन्होंने सही बोली थी। क्यों? क्योंकि चाहे अभी हमने दो जो एग्जाम्पल देखे थे, कास्ट के देखे थे, अनटचेबिलिटी का देखा था, इक्वालिटी फॉर वुमेन देखा था, तो वो सब क्या था? wasn't that based on some लॉजिक की अगर लॉजिक है तो ये एक्सेप्ट करो, नहीं तो मत करो। तो ये वेलफेयर के लिए नहीं था। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो बेस्ड ऑन द लॉजिक था, बेस्ड ऑन द रीजनल बिलीफ नहीं था।
ठीक है। अगेन जैसे अगर हम चाइल्ड मैरिज की एज को इंक्रीज करने का जो बातचीत काफ़ी सालों से चल रहा है, अगर हम उसकी भी बात करें, देन अगेन इट इज़ व्हाट, इट इज़ बेस्ड ऑन अ लॉजिक कि बाय दैट टाइम द गर्ल और लेट्स से द वुमेन इज पर्टिकुलरली मेच्योर्ड इनफ, बायोलॉजिकली भी और मेंटली भी शी इज़ मेच्योर्ड इनफ, एंड उसका स्कूल एजुकेशन भी नहीं होगा, सो शी कैन बी, उसका स्कूल एजुकेशन नहीं छुड़ाया जाएगा, सो शी विल बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो। तो ठीक है, अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉजिक। सो यहाँ पे आपको लॉजिक देना है कि देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस कि व्हाई इट इज बीइंग हैपन। तो सेकंड पहला दिया था साइंटिज्म कि सिर्फ पॉजिटिविज्म ही वो ट्रू मेथड है जिसके थ्रू आप नॉलेज ऑब्टेन कर सकते हो। दूसरा दिया था साइंटिफिक पॉलिटिक्स, विच मीन्स कि पॉजिटिविज्म इज द की कि जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं आप उनको इससे दूर कर सकते हो, साइंटिफिक पॉलिटिक्स का दिया था। और तीसरा इन्होंने दिया था वैल्यू फ्रीडम का। वैल्यू फ्रीडम में इन्होंने क्या दिया था कि जो भी आपकी मॉरल या पॉलिटिकल कमिटमेंट है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए और साइंटिफिक जजमेंट के होने चाहिए, विच मीन्स कि जैसे हम बोलते हैं ना न्यूट्रल स्टैंड लेना या सब्जेक्टिव नहीं होना, ऑब्जेक्टिव होना। सब्जेक्टिव होने का मतलब क्या है, जैसे एक स्टेटमेंट दिया मैंने आपको, एथिक्स का एग्जाम्पल बताया था, तो इस स्टेटमेंट के 50 लोग 50 इंटरफेरेंस निकालेंगे, तो वैल्यू फ्रीडम में था कि हाँ आप निकालो बट उसका एक साइंटिफिक जजमेंट होना चाहिए पीछे, ठीक है। तो ये था, तो ये 3 डॉक्ट्रिन लेके आए थे। कौन लेके आए थे? पॉजिटिविस्ट वाले, जो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एक साइंस निकल के आया था हमारा लॉजिकल पॉजिटिविज्म का, इन्होंने ये 3 डॉक्ट्रिन्स दी थी, ठीक है। तो एज ए फिलोसफी और एज ए मैथडोलॉजी धीरे धीरे पॉजिटिविज्म जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ, लेकिन उसमें नेचुरल साइंस के एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा आने लगे थे। तो क्यों आने लगे थे? क्योंकि देखो नेचुरल साइंस मतलब अभी तक जियोग्राफी के अंदर आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग सम एग्जांपल्स कि मैं आपको कैसे समझाऊं। अभी क्या हो रहा था कि किसी भी तरह का लॉजिक या फिर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या साइंटिफिक मेथडोलॉजी जियोग्राफी के अंदर नहीं आ रही थी, और वो नेचुरल साइंसेज के अंदर थी। तो जब नेचुरल साइंसेज से निकाल के उस मेथडोलॉजी को जियोग्राफी के अंदर लाया गया, तो यहाँ पे इसको फिर से जो प्रिंसिपल्स लाए गए कि पॉजिटिविज्म के या साइंटिफिक मेथडोलॉजी के प्रिंसिपल्स हम सोशल साइंसेज में लेके आ रहे हैं, तो इसको इन्होंने एक नया डॉक्ट्रिन नेचुरलिज्म दे दिया था। मतलब कि नेचुरल साइंस एंड पॉजिटिविज्म को मिला के इन्होंने नेचुरलिज्म इसका नाम दे दिया था। अगेन दिस इज अ सेपरेट पॉइंट, ये बहुत मतलब ऐसे हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे ना तो खत्म ही नहीं होगा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। एनीहो, तो कमिंग टू दैट, जब हमने पिछला वाला लेक्चर करा जिसमें हमने हार्टशॉन एंड शॉफर का डिबेट करा था, तो उसमें शॉफर, दिस चेंज वो स्लोली इनिशिएटेड बाय द शॉफर, जो कि इमैनुअल कांत का जो एक्सेप्शनलिस्ट व्यू था या हार्टशॉन का जो एरियल डिफरेंशिएशन व्यू था, इसके क्रिटिक थे। तो उन्होंने यही बोला था कि ज्योग्राफी को मत बोलो कि एक्सेप्शनल है या डिफरेंट फ्रॉम अदर है, क्या सिस्टमेटिक साइंस नहीं है क्या, मत बोलो। शॉफर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सेड कि हाँ अगर साइंटिफिक मेथड्स नहीं लाओगे, अगर जनरलाइज्ड लॉज या थ्योरीज नहीं लेके आओगे, तो ये जो जियोग्राफी है इसका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं कि शॉफर ने काइंड ऑफ किक ऑफ करा था इसको, रिवोल्यूशन इन जियोग्राफी को। तो बेसिकली ये बोला था कि ये थ्योरेटिकल एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर होना चाहिए, विच इज़ वेरी ट्रू। 1962 के अंदर विलियम बंजी आए थे, इन्होंने थ्योरेटिकल जियोग्राफी के अंदर जो बोला था कि ज्योग्राफी जो है एज ए साइंस ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप इन जियोमेट्री है। तो इट वाज आल्सो दैट टाइम, जैसे कि अगर आगे चल के जब हम अभी पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट पढ़ेंगे, तो सेटलमेंट में हम देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स इन द सेटलमेंट, देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। तो वो जो पैटर्न है वो एक स्पेशल पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। मतलब आपको लाइन में दिखेगा, आपको स्टार में दिखेगा, आपको पैरेलल के अंदर दिखेगा, सर्कुलर के अंदर दिखेगा। नाउ दीज डिफरेंट पैटर्न्स आर व्हाट, ये इस तरीके से स्पेशल पैटर्न जब बनने लगे, पीपल स्टार्टेड फाइंडिंग दीज स्पेशल अरेंजमेंट्स इनटू स्पेसिफिक पैटर्न्स, तो धीरे धीरे जियोमेट्री का जो रिलेवेंस है वो जियोग्राफी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग गया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट की बात करते हैं। अगर आप सिस्टमेटिक जियोग्राफी में थोड़ा सा वापस जाओगे, सिस्टमेटिक जियोग्राफी में हमने क्या बात करी थी, स्पेशल arrangement of the phenomena, which means you are talking about some special pattern, special arrangement। वही तो हुआ, जैसे आपने घर में कोई चीज़ लगाया, अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग भी करते हो तो आप क्या करते हो, एक सिमेट्रिसिटी फाउंड करते हो कि मैं जो फोटोज़ हैं इनको इस तरीके से लगाएंगे, या जो कर्टन्स है इस पर्टिकुलर कलर्स में होने चाहिए, कर्टन्स यहाँ पे होने चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग ए वेरी बेसिक एग्जाम्पल कि आप एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हो हमेशा, ठीक है। जैसे रोटी भी बनानी है तो वो गोल रोटी बनानी है, तो ये पैटर्न जियोग्राफी के अंदर जब हमने स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फिनोमिनास की बात करी थी, तब ये पैटर्न, और अब
बात कर रहे हैं स्पेशल अरेंजमेंट की, और उसके साथ में बात कर रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड लेके आओ, लॉजिक लेके आओ, एक जनरलाइज्ड लॉज लेके आओ। तो अब ये जो स्पेशल अरेंजमेंट था, इसको एक स्पेशल पैटर्न की तरह से देखा जाने लगा कि कहाँ पैटर्न बन रहा है, कहाँ स्टार टाइप का पैटर्न बन रहा है, कहाँ लाइन बन रही है, कहाँ सर्कल बन रहा है, कहाँ रेक्टेंगुलर बन रहा है, कहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये जो पैटर्न निकल के आया, इससे जियोमेट्री का काफ़ी अच्छा रिलेवेंस इसके अंदर आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो जियोमेट्री वॉज सपोज टू बी इन दैट ड्यूरेशन, जियोमेट्री वॉज सपोज टू बी द लैंग्वेज ऑफ द जियोग्राफी। तो इसी पॉजिटिविस्ट वाली थिंकिंग से इंस्पायर होके काफ़ी मेथोडोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल हमारी ये क्वांटिटेटिव स्कूल्स आना स्टार्ट हुई थी, जैसे पीटर हैगेट हो गए, रिचर्ड चॉर्ले हो गए, डेविड हार्वे हो गए 1960s के अंदर। तो ये जैसे पीटर हैगेट थे, तो इन्होंने लोकेशनल एनालिसिस करा था। इनकी लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक्स एंड इट gave very solid foundation for not just for the positivism but for the quantitative revolution also। ठीक है, जैसे कि अगस्त लॉश की सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, जिसको मॉडल्स एंड थ्योरीज के अंदर पढ़ेंगे, ग्रेविटी मॉडल पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशनल माइग्रेशन के अंदर, माइग्रेशन के अंदर डिफ्यूजन थ्योरी पढ़ेंगे हम हेगरस्टैंड की। तो ये सब क्या थी, ये सब इसी के बेसिस पे थी। नाउ यू आर ब्रिंगिंग जियोमेट्री, यू आर ब्रिंगिंग पैटर्न्स, यू आर लुकिंग फॉर व्हाट, यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेशल अरेंजमेंट। तो ये हमारा यहाँ पे लोकेशनल एनालिसिस आना स्टार्ट हुआ था, which was another association with the positivism। positivism ही हमारा concept of system लेके आया था, locational analysis लेके आया था। ठीक है, ओके तो ये कुछ थ्योरीज थे, जैसे कि रिचर्ड जे चोर्ले थे, ये पहले जियोग्राफर थे जिन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी जियोग्राफी के अंदर इंट्रोड्यूस करी थी। इनका जियोमॉर्फोलॉजी एंड जनरल सिस्टम थ्योरीज था, जिसमें इन्होंने एक फ्रेमवर्क ऑफ सिस्टम डेवलप करा था कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है ये भी एक सिस्टम है। अभी तक जो हमने पेंक का पढ़ा था, जो हमने डेविस का पढ़ा था, वो क्या था, जियोग्राफी डिस्क्रिप्टिव था कि इस तरीके से प्रोसेस हमारा चल रहा है। बट इन्होंने क्या बोला चोर्ले ने कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है एक्सक्यूज मी, ये भी एक क्लोज एंड ओपन सिस्टम है। क्लोज एंड ओपन सिस्टम क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगी, अभी हम नहीं चल रही इसके अंदर, मैं बेमतलब कि आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही, इसको हम तब भी पढ़ेंगे सिस्टम एनालिसिस के अंदर भी, तो अभी सिर्फ इतना ही पढ़ो यहाँ पे। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म ऐसा तो है नहीं, हर चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है। तो पहले एक बार फिर से मैं आपको रिव्यू करा रही हूँ पॉजिटिविज्म क्या था। पॉजिटिविज्म के पॉजिटिविज्म के डिफरेंट फेजेस भी थे, जैसे कि पॉजिटिविज्म का नहीं, कोई भी डेवलपमेंट अगर सोशल या इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है तो उसके 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है कि हम, जैसे कि हमारा प्रिमिटिव मैन मानो, प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग क्या मानता था कि हर चीज़ जो है वो भगवान ने बनाई है, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द गॉड। सेकेंड चीज़ होती है कि आप हिस्टोरिकल फैक्ट को यूज़ करते हो, जैसे कि कर्मा की फिलॉसफी को हम मानते हैं कि आपने पुराने ज़माने में ऐसा कर्म करा होगा, ठीक है, ताकि आप ऐसा अच्छा इंसान बने हो, या फिर आप इस योनि के अंदर आए हो, इस तरीका हम लोग, कर्मा यही तो होता है हमारा कि जो कर्म करोगे वैसा ही आपका रिजल्ट होगा। तो ये जैसे इंडियन बिलीव है कि आपके प्रीवियस लाइफ का कर्मा है, इसलिए आपको इतना अच्छा लग रहा है या फिर बुरा आप गेन कर रहे हो। तीसरा, बाकी जो थर्ड डेवलपमेंट होता है हमारे इंडिविजुअल या सोशल डेवलपमेंट के अंदर, वो होता है कि अब आप आ रहे हो रिसर्च पे। अब आप ये नहीं बोल रहे हो कि कर्मा ऐसा हुआ क्या, यू आर डूइंग रिसर्च कि आपने अपनी लाइफ में क्या कुछ करा है अभी पीछे तक, यू आर जस्ट बीइंग अ लिटिल रिसर्च। तो आप एक्सपीरियंस को, इंस्पेक्शन को, टेस्ट को, क्लासिफिकेशन को, इन सबको आप वैलिडेट करते हो। तो जैसे कि डे एंड नाइट है, पहले ये माना जाता था, जैसे कॉमेट निकलता था पहले, तो कॉमेट को बड़ा ही अपशगुनी माना जाता था, लाइक यू नो वो जैसे बोलते हैं ना कि डेविल्स साइन माना जाता था कॉमेट को। बट अभी हमने साइंटिफिक रिसर्च करा, हमें पता है, तो पहले जब बिजली कड़कती थी, बारिश होती थी, आग लग जाती थी, वोल्केनो के इरप्शन होते थे, तो उन सब चीज़ों के लॉजिक पता नहीं थे, ऐसा लगता था भगवान का कोप है, भगवान गुस्सा हो गया, या फिर कर्मा की वजह से ऐसा हो रहा है। बट नाउ वी नो द रीज़न कि इस टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वी नो दैट लॉजिक। सो दैट इज़ हाउ वी वैलिडेट द इवेंट्स। सो दिस वैलिडेशन इज रिलेटेड विद द पॉजिटिविज्म यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म में तो सबसे पहला और सबसे मेजर क्रिटिसिज्म अगर पॉजिटिविज्म का कुछ था तो ये था कि आप सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ है कि आप ह्यूमंस पे लॉज लगा रहे हो। सो हाउ कम ह्यूमन
कि व्हाट अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द ह्यूमन, द इमोशंस एंड द बिलीव्स ऑफ द ह्यूमन, उनका क्या है, उनका कोई रोल ही नहीं है। जैसे भगवान को आप प्रूव नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्रूव कि देयर इज अ गॉड, बट यू हैव अ बिलीव इन द गॉड। सो पॉजिटिविज्म वाला बोलेगा कि कोई भगवान नहीं है, मुझे प्रूव करके दिखाओ, मुझे साइंटिफिक मेथड बताओ, मुझे लॉजिक बताओ, बट इट इज़ यू एंड मी हु हैव बिलीव इन अवर हार्ट। सो हम भगवान में बिलीव करते हैं। सो ये पॉजिटिविज्म का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही यही था कि व्हाट अबाउट द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ द मैन। उसके अलावा इन्होंने जैसे फॉल्स सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी देना स्टार्ट कर दिया था। ये बहुत ही स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करते थे कि हर एक चीज़ के अंदर ऑब्जर्वर को कैसा लग रहा है, आप उसके बेसिस पे जो एलिमेंट्स है डिफरेंट, उसके बेसिस पे आप जनरलाइज्ड लॉज एंड थ्योरीज बिल्ड कर रहे हो। तो ये ह्यूमनिस्टिक एंड सोशलिस्ट कंसर्न को इन्होंने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया था। मतलब ऐसे मानो कि ज्योग्राफी को बिल्कुल साइंटिफिकली चलना स्टार्ट कर दिया था। मतलब अगर किसी के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अगर उसके सारे लॉज अच्छे जा रहे हैं बट वो फिर भी रो रहा है, तो द पॉजिटिविज्म वाला पर्सन विल से कि क्यों रो रहा है, क्या गलत है तेरे साथ। इट्स लाइक इमोशंस को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया गया था। ह्यूमन काइंड को बिल्कुल ही डिसीजन मेकर एंड पैसिव एजेंट अगेन बना दिया था। तो जैसे डिटर्मिनिज्म के अंदर था, डिटर्मिनिज्म में क्या था, पैसिव एजेंट था, मैन वॉज ए पैसिव एजेंट, एवरीथिंग वॉज बीइंग डन बाय द नेचर, के नेचर कंट्रोल करता है। तो इधर भी था कि ह्यूमन का जो हर बिहेवियर है वो लॉ कंट्रोल करेगा, एक जनरलाइज्ड थ्योरी कंट्रोल करेगी। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसका यही था। पॉजिटिविज्म जो है वो रियल सिचुएशन को इट्स जैसी एग्जिस्ट कर रही है वैसी बता रही है, बट बाकी इसमें डिफरेंट जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम पार्टिकल टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल की जी थी, उन थ्योरीज को भी वैलिडेट जब करा गया तो इट रिड्यूस्ड देयर कैरेक्टर ऑल्सो। तो ओवर जनरलाइजेशन हो गया था। इन शॉर्ट अगर बोले तो बातों का बहुत ओवर जनरलाइजेशन कर दिया था इन्होंने। तो ये पॉजिटिविज्म का थोड़ा सा ड्रॉबैक था। लेकिन पॉजिटिविज्म का एक अच्छा चीज़ ये था कि इन्होंने फिर इट मेड अ वेरी सॉलिड बेसिस फॉर द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो है ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट था यहाँ पे। इसको देखो, इसको भी अगेन ये भी बड़ा सिंपल है बट इसमें भी बड़ा डर लगता है कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन क्या था। तो ये जो धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ था ना कि ज्योग्राफिकल स्टडीज़ में, वो मिड 1950s के अंदर जैसे हार्टशॉन एंड शॉफर का डिबेट स्टार्ट हुआ था, तो अराउंड 1950s के आसपास में 1960s में ये रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर गया था। और ये जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था इनटू द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ द जियोग्राफी, उसी को हम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन बोलते हैं। समझ आ रहा है आपको? ट्रेडिशनली जनरली क्या है, जियोग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन था जो फॉलोवर था, ठीक है, कभी भी लीडर नहीं बनाइए। फॉलोवर कैसे था कि हम एक डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं, थ्योरीज कोई और दे रहा है, उस पर डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं, तो जनरली डिस्क्राइब करते जाते थे। हमने अर्थ को हमेशा एज अ होम ऑफ द मैन के हिसाब से पढ़ा था। इन ड्यू कोर्स दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ स्टार्टेड चेंजिंग, वो नेचर धीरे धीरे चेंज होने लग गया। एंड यू सो दिस इज अ प्रोसेस। अब आपको इवोल्यूशन समझ आ रहा है कि कैसे अगस्त कॉम्पटन ने बोला, उसके बाद में धीरे धीरे हमारा आइडियोग्राफी के नोमोथेटिक वाला जो डाइवर्जन है, जो डाइकोटमी है, वो धीरे धीरे डाइवर्ट होती गई। यहाँ पे आते हुए अभी 1950s एंड 1960s के अंदर, इवन 1940s से मैं स्टार्ट करूँगी कि 1920s, 1930s, 1940s, 1920, 30, 40 के आसपास में एक बेस बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया था कि अभी हम मैथमेटिकल लॉज में, थ्योरीज में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। हमको एक एक्यूरेट, सिस्टमेटिक, रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन चाहिए जियोग्राफिकल फिनोमिनाज का। सो ये यहाँ से हमारा क्वान्टिटेटिव रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है। इसी को हमने क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन बोला था। रेवोल्यूशन क्यों बोला है इसको, क्यों एक बड़ा नाम, रेवोल्यूशन क्या होता है कि एकदम मेजर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल वर्क का जो नेचर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया था। जनरली हमारा जो ज्योग्राफी है इसका नेचर किस तरह का था कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम रीजनल ज्योग्राफी के अंदर जा रहे हैं। बट ये जो नया कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी आया था, इसने स्पेशल एनालिसिस में अपनी साइंस देना स्टार्ट कर दिया था। इट वाज अ साइंस ऑफ द स्पेशल एनालिसिस। डिफरेंट अर्थ के सरफेस पे जो डिफरेंट फिनोमिनाज हो रहे हैं, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर, उनमें साइंस आना स्टार्ट हो गई थी। तो न्यू सेट ऑफ मेथडोलॉजीज आना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे इनिशियल स्टेज के अंदर तो कुछ प्रोग्रामेटिक चेंज करे गए थे कि किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट होना चाहिए, किस तरीके से हम डिफरेंट एक जनरलाइजेशन का थ्योरी लेके आ सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे ये इनिशियली स्टेप बाय स्टेप चला, तो अपने गलतियों से सीखा, उसके बाद में आगे बढ़े और ये एक वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हो गया था कि एक जनरलाइज्ड यूनिवर्सल लॉ थ्योरी जो नोमोथेटिक के अंदर बोलते आ रहे थे कि एक मैथमेटिकल टेक्निक होनी चाहिए, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल इन थ्योरीज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई थी।
एक चेंज इन पर्सपेक्टिव आना स्टार्ट हो गया था। कहाँ से? ओल्ड इडियोग्राफिक ज्योग्राफी जो एरियल डिफ्रेंसिएशन को ही महान मानती थी, जो रीजनल ज्योग्राफी पे बात करती थी, फ्रॉम दैट रीजनल इडियोग्राफिक ज्योग्राफी से सिस्टमेटिक नोमोथेटिक, डिस्टिंक्टिवली नोमोथेटिक ज्योग्राफी की तरफ आ गई थी। तो ये एडवांस्ड मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल टेक्निक्स की तरफ बढ़ना धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का था। एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस चेंजेस जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में हुए थे वो थे मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। अगेन अगर आप सिंपल ये समझ लोगे कि किस मेथड से, किस टेक्निक से ज्योग्राफी की स्टडी करी जा रही है, तो आपको सारी डाइकोटोमीज एंड ड्यूलिज्म्स जो भी हमने पढ़े अभी तक वो सब समझ में आ जाएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द फाइट कि ज्योग्राफी को पढ़ना कैसे है, ज्योग्राफी को किस तरीके से एक ब्रांच की तरह इस्टेब्लिश करना है। और ये जो भी फाइट हुई थी, ये जो भी एग्रीमेंट्स होते थे, डिबेट्स होती थी, ये जो भी ड्यूलिज्म एंड डाइकोटोमीज निकलती थी, इन सब ने ज्योग्राफी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन करा है। ठीक है, तो ये मेरा क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन था। तो क्वांटिटेटिव जो हम एक लेके आते हैं ना कि देखो दो चीज़ें होती है, क्वालिटी होती है एंड क्वांटिटी होती है। तो जो क्वालिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि हाँ क्वालिटी फूड है, लाइक अच्छा है। बट क्वांटिटेटिव में हम बोलते हैं कि 200 ग्राम है, 300 ग्राम है, 400 ग्राम है, विच मीन्स यू आर ब्रिंगिंग सम इक्वेशंस, विच मीन्स यू आर ब्रिंगिंग सम स्टैटिक इनटू दैट। ठीक है, सब कुछ स्टैटिक पार्ट लेके आ रहे हो आप। तो ये था कि पर्सपेक्टिव ज्योग्राफी का बिल्कुल रीजनल इडियोग्राफी से लेके हमारा डिस्टिंक्टिव मोनोथेटिक की तरफ चेंज होना स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे एडवांस मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल टेक्निक्स यूज़ होना स्टार्ट हो गई थी। तो अराउंड मिड 1950s के आसपास में ये जो चेंज ओवर इन फिलोसफी एंड मेथड ऑफ ज्योग्राफी था, इसी को हम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के नाम से बोलते हैं। क्वांटिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो स्पिरिट एंड पर्पस, जो मैंने यहाँ पे लिखा कि स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी है, वो रेडिकली ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पे रैपिड कन्वर्जन होने लग गया कि मैथमेटिकल अप्रोच की तरह। जैसे एक इयान बर्टोन थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव था कि हमको जनरलाइजेशन स्टेटमेंट्स बनानी है लोकेशनल ऑर्डर के बारे में। ये आई थिंक ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा। हमको एस्टिमेट्स, प्रिंसिपल एंड लॉज जो हमने देखा है, जो हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करी है, उसके ऊपर हमको प्रिंसिपल एंड लॉज बनाने हैं और उसको टेस्ट करना है। तो एक साउंड फिलोसॉफिकल एंड थ्योरेटिकल बेस बनाना होगा ज्योग्राफी का, जो कि ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये था। तो धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन होता गया। एक जनरली ज्योग्राफी जो फॉलोइंग एक जिसको सब्जेक्ट माना जाता था, फॉलोइंग से ये दूसरे सब्जेक्ट्स को फॉलो करती थी, तो ये फॉलोइंग से लीडर सब्जेक्ट की तरफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ज्योग्राफी में क्या मैकेनिक्स होंगे, कंटेम्प्रेरी साइंस को किस तरीके से इन्वॉल्व करा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई थी। अगर हम डेवलपमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की बात करें तो अर्ली स्टेज ये ना 1950 से 1963 में इसकी अर्ली स्टेज मानी जाती है। और इसका डेवलपमेंट हुआ था जनरली अमेरिकन स्कूल में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में 3 स्टेजेस के अंदर। पहली स्टेज थी जिसके अंदर कुछ स्कॉलर्स थे जिन्होंने, जैसे कि आयोवा यूनिवर्सिटी है, विस्कन्सिन यूनिवर्सिटी है और हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन है, यहाँ पे इस तरह का थॉट प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गया था कि ज्योग्राफी को डिस्क्रिप्टिव मत रखो, मतलब उस पर एम्फेसिस होना स्टार्ट हो गया था। एंड दिस वाज इन 1951, जहाँ पे शॉफर की जब डेथ हो गई थी, तो उनकी शॉफर का आइडिया ये था ना, शॉफर का बोला उन्होंने एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी पेपर पब्लिश करा था, बट इवेंचुअली वो हार्टशॉन की बात का क्रिटिक क्यों बन रहे थे, क्यों बोल रहे थे कि वो आप रीजनल की बात करो, रीजनल की बात मत करो, सिस्टमेटिक की बात करो। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड कि रीजनल की बात मत करो, सिस्टमेटिक की बात करो, मैथमेटिकल लॉज, जनरलाइज्ड थ्योरीज लेके आओ। तो ही वॉज एक्चुअली वॉट ही वॉज सेइंग अबाउट द सेम थिंग ओनली। तो ये वहीं से स्टार्ट हो गया था। सो ही वॉज ऑल्सो हैड अ वेरी इन्फ्लुएंस इनटू द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ऑल्सो। और उसके बाद में यहाँ पे एक इकोनॉमिक ज्योग्राफर थे हैरोल्ड मकार्टी। ये हैरोल्ड मकार्टी ने ज्योग्राफिकल मॉडल मल्टीपल रिग्रेशंस एंड करेक्शंस के साथ स्टैटिक्स को यूज़ करा और उन्होंने दिखाया कि स्पेशल अरेंजमेंट्स को आप इस तरीके से स्टैटिक्स को यूज़ करके, मल्टीपल रिग्रेशंस को यूज़ करके भी जो ज्योग्राफी के मॉडल से इनको डेमोस्ट्रेट कर सकते हो। उसके सिमिलरली उसी टाइम पे विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी थे जिसके अंदर A.H. रॉबिन्सन थे, जिन्होंने मैप करेक्शन के लिए स्टैटिकल मेथड का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। बाकी इसके अंदर जैसे वीवर हो गए हैं, इनका कंट्रीब्यूशन था, तो इनका कंट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि
आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टडी करी थी। तो उन्होंने बोला था कि जो बार्ले यील्ड्स हैं वो क्लाइमेटिक वेरिएबल से इन्फ्लुएंस होता है। तो उन्होंने इस चीज़ को देखो जनरली अभी हाँ देखो जैसे क्लाइमेटिक थ्योरी आया था, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रेनफॉल एंड टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं कुछ सर्टेन परसेंटेज के अंदर, कुछ सर्टेन क्वांटिटी के अंदर, और उसके बाद में हम जैसे कि हम अगर स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करें तो स्मार्ट एग्रीकल्चर में हम क्या करें, या फिर अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात करें, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेइंग कि इसमें इतना रेनफॉल होना चाहिए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे कॉटन का है कि 200 डेज ऑफ फ्री फ्रॉम द क्लाउडिंग एरिया होना चाहिए, सनशाइन एरिया होना चाहिए, इतना इसको पानी मिलना चाहिए, इतना रेनफॉल होना चाहिए, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने रबी एंड खरीफ फसल रखी है। तो एक्चुअली आपने क्या करा है, आपने उस क्रॉप को क्वान्टिटेटिव कर दिया है कि इसमें ये क्वान्टिटेटिव, इसका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर ये सब सेट होता है तो इसका यील्ड इतना होगा, इसकी प्रोडक्टिविटी इतनी होगी। सो सिमिलरली वीवर ने क्या करा कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है, जो क्रॉपिंग पैटर्न है, उस पर क्लाइमेटिक वेरिएबल का इन्फ्लुएंस बताया था। तो जब इन्होंने ये इन्फ्लुएंस बताया तो इन्होंने मल्टीपल रिग्रेशंस एंड कोरिलेशंस मेथड लगाए थे। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स लगाई थी कि अगर टेम्परेचर इतना होता है, रेनफॉल इतना होता है, तो इतना इसका यील्ड पे इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे आई रिमेंबर अभी कुछ साल पहले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एग्रीकल्चर आया था, तो उसके अंदर पूरा एनालिसिस दिया था कि किस तरीके से टेम्परेचर चेंज होने से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती रहेगी। क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो देखो उसको क्या बोलते हैं, ड्रास्टिक चेंज इनटू द रेनफॉल एंड फ्रीक्वेंसी, रेनफॉल इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लाइमेटिक वेरिएबल की वजह से यील्ड पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विद यूजिंग द रिग्रेशंस इन द कोरिलेशन मेथड है। तो ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आई होप यू आर गेटिंग द कंप्लीट पिक्चर की व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है, सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर को इन्होंने क्या करा, पूरा मैथमेटिकल मॉडल डेवलप कर दिया। जैसे हम मीटेरोलॉजी के अंदर भी रेनफॉल प्रेडिक्शंस होते हैं, हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन किस तरीके से मूव कर रहा है, हाउ डू यू थिंक कि वो कैसे डेवलप होता है, वो पूरा मॉडल है कि विंड का वेलोसिटी कितना है, विंड का डायरेक्शन कितना है, बाकी लो प्रेशर एरियाज कहाँ पे है कि किस तरीके से ये मूव करेगा, कहाँ पे फॉल करेगा, उसके बाद में विंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसमें जियोग्राफिकल फैक्टर्स का रोल क्या है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फिर एक मॉडल रेडी करा जाता है। और उस मॉडल के थ्रू फिर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो वे है, जो पाथ है, उसको हम डिसाइड करते हैं। सी सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या होगा, हमको कैसे पता चला कि अभी जो एक्वेटिक सिस्टम है, यहाँ पे जो मरीन इकोसिस्टम है, इसका क्या जिसको बोलते हैं ना कि इसका नीश क्या है। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा इसका नीश हुआ, सरफेस टेम्परेचर अगर इतना हाई हुआ सी सरफेस टेम्परेचर, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो हम अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ मॉनसून लेके आते हैं, जो हम अल नीनो का इम्पैक्ट क्या होगा इसको बात करते हैं। तो ऑल दीज आर नॉट जस्ट स्टेटमेंट्स, ऑल दीज आर नॉट जस्ट ऑब्जर्वेशंस, दीज हैव अ पर्टिकुलर मॉडल, एक बिल्कुल मॉडल रेडी करा जाता है। जैसे कि अगेन टेक एनी एग्जाम्पल, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे इंडस्ट्रियल थ्योरी है हमारी, जैसे एग्रीकल्चर थ्योरी है हमारी, वो डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे। जैसे कि बेरी का सेंट्रल प्लेस थ्योरी है कि सिटी, जैसे इन्होंने सियाटल की जो सिटी है, सियाटल सिटी में सेंट्रल प्लेस थ्योरी की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, इसके बारे में बात करी थी। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो क्वान्टिटेटिव रेवोल्यूशन से निकल के आए थे, और जिन्होंने बताया था कि ज्योग्राफी डज नॉट हैव टू बी जस्ट अ डिस्क्रिप्टिव और जस्ट एन स्टेटमेंट, इट कैन बी अ वेरी वेल स्टैब्लिश्ड जनरलाइज्ड थ्योरीज ऑल्सो। और ये जो थ्योरी उन्होंने निकाली कि एग्रीकल्चर या फिर क्रॉपिंग पैटर्न एंड टेम्परेचर एंड रेनफॉल का जो थ्योरी है, क्या ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप टेम्परेचर एंड रेनफॉल को वेरी करोगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी या सॉइल मॉइस्चर कितना है, इरिगेशन पैटर्न क्या है, इन सारे पैरामीटर्स को आप डालोगे, देन यू विल फाइंड कि अच्छा यहाँ पे इस तरह की जो पर्टिकुलर क्रॉप है वो ज़्यादा सस्टेनेबल है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द सॉइल सैंपल। जो हमारा सॉइल मिशन आया था, जिसके अंदर कि आप एक अपने खेत में से सॉइल का सैंपल लेके जाओ एंड यू टेक इट टू दी लेबोरेटरी, वो आपको बताते कि आपके सॉइल में इतने न्यूट्रिशंस हैं। नाउ बेस्ड ऑन दिस न्यूट्रिशंस, बेस्ड ऑन द सॉइल मॉइस्चर, बेस्ड ऑन द वाटर अवेलेबिलिटी एंड द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, यू विल बी टोल्ड कि आपके यहाँ पे ये वाली जो पर्टिकुलर क्रॉप है ये सबसे अच्छी होगी, इसका प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छा होगा। सो ऑल दीज आर व्हाट, all these are examples of how the quantitative revolution have helped geography into establishing a very solid branch.
ठीक है, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये इनिशियली तो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ था अमेरिका के अंदर वो 3 स्कूल में हुआ था अर्ली स्टेज में, आयोवा के अंदर, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के अंदर। फिर सेकंड हमारा सोशो फिजिक्स स्कूल था, इसके अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट जियोग्राफर्स एक साथ आए थे, जैसे कि तो उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि जो सोशल फिजिक्स है, अभी देखो सोशल फिजिक्स क्या हुई, कि आप फिजिक्स को सोशल साइंस के अंदर लेके आ रहे हो, हाउ कैन यू डू दैट, इज इट इवन पॉसिबल। तो इसमें इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके आए थे और वो कॉन्सेप्ट थे स्टडी ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो अभी ये स्टडी ऑफ पीपल, डिस्टेंस एंड टाइम की स्टडी कर रहे थे। सो इसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लेना स्टार्ट करा, फिर उसमें सोसाइटी के फिजिकल डायमेंशंस पे रिवोल्यूशन लाना स्टार्ट करा। जैसे हेगरस्टेन थे तो इन्होंने डिफ्यूजन ऑफ इन्फॉर्मेशन का एक मॉडल क्रिएट करा था, विच वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्फॉर्मेशन कैसे डिफ्यूज़ हो रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन डिफ्यूज़ वाला मॉडल आज कितना एप्लीकेबल है, इट डिपेंड्स, क्योंकि आज हमारे पास इतनी कनेक्टिविटी है कि कहाँ पे वर्ल्ड के उस कॉर्नर में क्या हो रहा है, अंटार्कटिका के अंदर कौन सी आइस शेल्फ गिर रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे क्विकली, मतलब लाइक वी कैन सी द लाइव ऑल्सो। सो दिस डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट टाइम इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। बट बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ यूएसए, देयर वर 2 मेन सेंटर्स। पहला था स्वीडन के अंदर, जिसके मेन पायोनियर थे हेगरस्टेन, और हेगरस्टेन ने मॉडल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टैब्लिश करा था। सेकंड था यूके के अंदर, जिसमें पीटर हैगेट और रिचर्ड चॉर्ले, जिनका नाम हम अभी भी हमने देखा है, इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के लिए लिखी थी, जैसे कि नेटवर्क एनालिसिस इन जियोग्राफी, लोकेशनल एनालिसिस इन जियोग्राफी, जो पीटर हैगेट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुक है। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी यहाँ पे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे मॉडल्स यहाँ पे डेवलप हुए थे, जैसे कि क्रिस्टॉलर का मॉडल डेवलप हुआ था, वेबर की इंडस्ट्रियल थ्योरी डेवलप हुई थी, वॉन थुनन की क्रॉप इंटेंसिटी मॉडल डेवलप हुआ था, रैंक साइज थ्योरी हुई थी, जो हम मॉडल्स एंड थ्योरीज में पढ़ेंगे, वो सब यहीं से डेवलप हुआ था, ठीक है। फिर सेकंड फेज आया हमारा मेच्योर फेज। मेच्योर फेज में ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ था ये बिल्कुल हो चुका है। अभी यहाँ पे हम जनरली एंग्लो अमेरिकन ज्योग्राफी जो है यहाँ पे ज़्यादा ये स्टैब्लिश हुआ था, तो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो, टोरंटो, यहाँ सब पे हुआ था। लेकिन इसी फेज के अंदर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था, जैसे कि कॉल्सओवर, जो कि कल्चरल लैंडस्केप की बात करते हैं, जो कि कल्चरल ज्योग्राफी के फादर माने जाते हैं। 1967 के अंदर इन्होंने लिखा था, आई एम सैडन्ड बाय मॉडल ज्योग्राफर्स एंड द सिस्टम बिल्डर्स, क्योंकि इनको लगता था कि आप ह्यूमन को पर्टिकुलर लॉज के अंदर, आप ह्यूमन को मैथ के अंदर फिट कर रहे हो, मैथ्स के अंदर फिट कर रहे हो, तो इसकी वजह से जो जियोग्राफी का खुद का एसेंस है, यू आर लूजिंग दैट। तो ये था। उसके बाद में तो धीरे धीरे जो डिससेटिस्फेक्शन है वो राइज होना स्टार्ट हो गया था, और अराउंड 1972 के आसपास जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है वो फेज़ धीरे धीरे डाई होना स्टार्ट हो गया था, और यहाँ से वो डाई होके कन्वर्ट हो गया था, ये पॉजिटिविज्म निकल गया था बिहेवियरलिज्म के अंदर। तो अभी अगला वाला हम बिहेवियरलिज्म ही पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोकेशनल एनालिसिस का एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे कि वो क्या था। तो ये हमारा था। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का बेस क्या था, तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का जो बेसिक बेस था वो था पॉजिटिविज्म, और पॉजिटिविज्म के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो नोमोथेटिक अप्रोच जो हो गई हमारी ये हो गई। इसके अलावा हमारा फंक्शनलिज्म हो गया है, ठीक है, फंक्शनलिज्म इज अनदर पॉइंट। शॉफर के जो व्यू थे वो सब हमारी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को जिन्होंने स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करी थी। मॉडल्स इसमें जनरली हमें स्पेशल एंड लोकेशनल एनालिसिस का या सिस्टम एनालिसिस के मॉडल्स को हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन मतलब इसने एक ज्योग्राफी को बहुत ही रेशनल, मैथमेटिकल एंड ऑब्जर्वेंट बना दिया था। ये काफ़ी मतलब लिटरल एंड फिगरेटिव सेंसेस के अंदर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन वाज अ रेवोल्यूशन, क्योंकि ज्योग्राफी की जो मेथोडोलॉजीज जो इतने सालों से अडॉप्टेड थी वो सारी यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो गई थी। हम मैथमेटिकल प्रोसीजर यूज़ करते हैं, जियोमेट्रिकल प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर टेक्निक्स कर रहे हैं, हम कोरिलेशन रिग्रेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, और दैट ऑल्सो इन ज्योग्राफी में। हु वुड हैव थॉट कि दीज थिंग्स विल बी यूटिलाइज्ड इन ज्योग्राफी। इसके अलावा देखो ये जो थ्योरी है ना ये बड़ी स्पेशल कैरेक्टर के अंदर थी, तो इसलिए लोकेशनल जो जैसे पीटर हैगेट की हम बात करेंगे, स्पेशल लोकेशनल का थ्योरी जो है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड इट ऑल्सो लेड टू इम्पॉर्टेंट अडॉप्शन ऑफ सेवरल अदर थ्योरीज जो बाकी डिफरेंट साइंसेस के अंदर ब्रांचेस के अंदर चल रही थी, तो उन डिफरेंट थ्योरीज एंड मॉडल्स का इसके अंदर अडॉप्शन स्टार्ट हुआ, उसके अंदर ज्योग्राफी में डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था। जैसे कि जो हमारी इकोनॉमिक मॉडल की होली ट्रिनिटी जिसे बोला जाता है, वॉन थुनन का थ्योरी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी एंड वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन, वॉन थुनन का एग्रीकल्चर, वेबर का इंडस्ट्रियल एंड सेंट्रल प्लेस थ्योरी फॉर द डेवलपमेंट अर्बन एरिया डेवलपमेंट। ये तीन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज मानी जाती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द QR, दैट इज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये कैसे साइकिल चलता है, इट इज़ जस्ट अ ग्राफिकल मॉडल। अगर आप चाहो एग्जाम में तो इसको बना दो तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो सबसे पहले आप एक परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, आपका एक एक्सपीरियंस होता है, तो
जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम डेविस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो डेविस ने देखा कि अच्छा इस तरीके से अगर वो रिवर के कोर्स पे ऊपर से बिल्कुल माउंटेन एरिया से डेल्टिक एरिया तक चलता है तो ही एक्सपीरियंस अ चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर। वो डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स को वहाँ पे देखता है। तो उसने क्या देखा कि एक जियोग्राफिक प्रॉब्लम देखी वहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ वन। अनदर एग्जाम्पल हम सोशल साइंसेस का ले लेते हैं। लेट्स से कि हमने एग्रीकल्चर के लिए देखा कि कुछ जगह जगह पे एग्रीकल्चर का एक सर्टन पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। या फिर पॉपुलेशन का लेट्स से कि जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलेशन है उनका रेट बहुत डिफरेंट है, और पॉपुलेशन के जो इश्यूज़ हैं चाहे वो IMR हो, MMR हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो, वो बड़े डिफरेंट इश्यूज़ हैं। तो हमने इसको एक ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम लिया। आप इसको भी एरियाज़ में डिवाइड कर सकते हो, आप इसको भी रूरल एंड अर्बन एरिया कर सकते हो, आप इसको भी हिली एंड प्लेन एरियाज में कर सकते हो। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिवाइडिंग इट इनटू ज्योग्राफिकल इश्यूज़। हमने दोनों देख लिया। अगर डेविस का भी अगर हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजिकल भी, या फिर अगर माउंटेन बिल्डिंग भी देखोगे, या फिर अगर हम सोशल साइंसेस के अंदर भी देखें, देन व्हाट वी हैव सीन ए पैटर्न। अब उसको हमने ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम में डिसाइड कर लिया है। अब इस ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम को हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा है। जैसे फॉर एग्जांपल डेविस वाला है तो ये देखिएगा कि अच्छा अगर इतना माउंटेन का हाइट है तो रिवर इतनी स्पीड से फॉल होगा, तो इतना यहाँ पे रॉक का स्ट्रक्चर क्या है, रॉक की स्टेबिलिटी क्या है, रॉक का टाइप क्या है, यहाँ पे रिवर का वॉल्यूम क्या है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, वहाँ पे जो हमारी इरोजनल फोर्सेज वर्क कर रही है वो कैसी कर रही है, वो यहाँ पे XYZ जितने भी फैक्टर्स एप्लीकेबल हैं उन फैक्टर्स को लगाएगा। सिमिलरली पॉपुलेशन के लिए भी जितने भी फैक्टर्स है कि वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, वहाँ पे जो इकोनॉमिक एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कैसी है, वहाँ पे लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन कैसा है, इन सारी चीज़ों को आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैलकुलेट करोगे, मैनिपुलेशंस करोगे, एक मैथमेटिकल कंक्लूजन पे निकलोगे। अब ये जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है ना, ये हमारा क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से आया हुआ है। अब इस पार्ट को फिर से हमने ट्रांसलेट करा है सोल्यूशन टू दिस जियोग्राफिक प्रॉब्लम। अगर पहले जो हम बात कर रहे थे, मैं इसको हटा रही हूँ, पहले जो हम बात कर रहे थे ना बिफोर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, या फिर अगर मैं जिसको इडियोग्राफिक अप्रोच बोलूँ या जिसको मैं एरियल डिफ्रेंसिएशन या रीजनल अप्रोच बोलूँ, उसमें हम बात करते थे कि जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है, इसका हम एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच लेंगे, ठीक है, एक डायरेक्ट अप्रोच लेंगे और उसका फिर एक प्रॉब्लम निकाला जाता था यहाँ पे, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करा जाता था। बट क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के अंदर मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस एंड कंक्लूजन आया है, विच मीन्स कि जियोग्राफी को मैथ से, जियोग्राफी को सोल्यूशन से, जियोग्राफी को एक स्टैटिस्टिक्स से हमने रिलिंक करा है, एंड देन वी आर गेटिंग द सोल्यूशन फॉर द जियोग्राफिकल प्रॉब्लम। और ये जो निकल के आएगा ये जनरलाइज्ड होगा, ये रीजनल नहीं होता है, ये जनरलाइज्ड होता है, ये सिस्टमेटिक जियोग्राफी, यूनिवर्सल जियोग्राफी, जनरल जियोग्राफी को ये सपोर्ट करता है। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन था। अब क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को जनरली इन फिजिकल जियोग्राफी एंड इन ह्यूमन जियोग्राफी, तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन डिसिप्लिन ऑफ जियोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो OH के स्पैट थे, इनका 1960 में एक पेपर आया था क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन जियोग्राफी का, जो कि जब पब्लिश हुआ था तो इसमें इन्होंने इम्पैक्ट की बात करी थी कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट होगा इसके अंदर। तो ये जो धीरे धीरे ग्रोथ हुआ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का जियोग्राफी के अंदर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जैसे कि वॉन न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न का थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर 1944 के अंदर, वाइनर का साइबरनेटिक्स का ह्यूमन बिहेवियर इन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट बाई जिफ, जिसका हम माइग्रेशन की थ्योरी के अंदर भी पढ़ते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स आए थे जो बता रहे थे कि हाँ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इज हैविंग एन एक्चुअल इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि जियोग्राफी पे टोटल क्या था। अगर हम इसकी ब्रांचेस में पर्टिकुलरली बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट था, जैसे कि डेविस या उनके कुछ जो फॉलोवर्स थे, डॉल्गस जॉनसन, CA कॉटन, NM फेनमैन, AK लॉबेक, ये सब क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट देख रहे थे। स्टॉलर जो है इन्होंने बोला था कि जियोग्राफी में मेड एक्सीलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिस्क्रिप्टिव एंड द रीजनल जियोमॉर्फोलॉजी। उससे पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जैसे कि हमने स्लोप थ्योरी पढ़ा था, ठीक है, तो स्लोप थ्योरी में यू सो कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे हमने बात करी है ना, तो ये था। और उसके अलावा भी कुछ और भी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे जैसे कि चॉर्ले डरी, ये सब चीज़ें ना आपको इतना ज़्यादा इसमें नहीं डिटेल में याद रखना है। देखो मैं आपको फ्रेंकली बता रही हूँ, ये इतना आपको याद रहेगा नहीं और बिना मतलब के खुद को बर्डन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपको दे रही हूँ ये एडवांस स्टडी के लिए
बट आपको एग्जाम में इतना ना तो याद रखना है, ना खुद को सेल्फ बर्डन करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन क्या था, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप डेफिनेटली चॉर्ले का नाम बोल सकते हो, पीटर हेगेट का, हेगरस्टेन का, शॉफर का, हमारा एक कौन थे, इयान बर्टन थे। इन सब के नाम डेफिनेटली आप याद रख सकते हो, बट बाकी इतना खुद को ज़्यादा मत पुश करना एक्सेसिवली। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी में जैसे थॉर्नवेट है, कॉपन है, मेथड थे, इन सब का इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्लाइमेटिक प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करी। रिमेंबर कि 18 डिग्री से ज़्यादा है टेम्परेचर कम है, 10 डिग्री से टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, 3 डिग्री से कम है या ज़्यादा है। थॉर्नवेट एंड कॉपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जब याद करोगे, तब उन्होंने जो 1632 क्लासिफिकेशंस दिए थे क्लाइमेट के अराउंड द वर्ल्ड, तो वो उन्होंने कुछ बेस्ड, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे दिया था, कुछ उन्होंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बनाए थे उसी पे दिया था, तो वो थे। तो ये इस पे था। उसके अलावा जो मेजर इम्पैक्ट सुनने में आया था वो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे था। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्वांटिफिकेशन इजीली अडॉप्ट हो सकता है, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, बायोजियोग्राफी हो, लेकिन रेजिस्टेंस आया था ह्यूमन ज्योग्राफी से, क्योंकि ये मतलब ये तो जो था ना कि ह्यूमन बिहेवियर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी, हाउ डू यू प्रिडिक्ट ए ह्यूमन बिहेवियर, कैन यू प्रिडिक्ट माई बिहेवियर, इट इज़ वेरी हार्ड। बट इसी में रेजिस्टेंस आया था और इसको धीरे धीरे अराउंड 1950s के आसपास में धीरे धीरे खत्म होने लगा था, क्योंकि ये वाइडली रिकॉग्नाइज होने लग गया था कि जो सोशल साइंसेज ऑफ रैंडम बिहेवियर है, अगर आप उसको माइक्रोकॉस्मिक लेवल पे ऑब्जर्व करो, फिर से सुनो मेरी बात को, किस तरीके से क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन ह्यूमन या इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंदर आया था 1950s के आसपास में। ये एक वाइडली रिकॉग्नाइज्ड थ्योरी, मतलब ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे रिकॉग्नाइज होना स्टार्ट हो गया था कि जो सोशल साइंसेज हैं, ये वो अगर रिकॉग्नाइज करती है रैंडम बिहेवियर, कहाँ पे, एट दी कॉस्मिक इसलिए बोला है क्योंकि हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, माइक्रोकॉस्मिक लेवल की। और उसके बाद में उसके बेसिस पे अगर वो प्रिडिक्टेबल ऑर्डर एट द मैक्रोकॉस्मिक लेवल ऑल्सो, तो आपका एक लॉजिकल आउटग्रोथ आता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय ए वेरी जेन्युइन नीड कि ज्योग्राफी को और साइंटिफिक या फिर थ्योरेटिकल बनाना है ओरिएंटेशन के अंदर, क्योंकि उस वक्त पे जो डिससेटिस्फेक्शन था एरियल डिफ्रेंसिएशन से, रीजनल से, या फिर हमारी आइडियोग्राफिक अप्रोच से, वो सारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा था। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जैसे गैरिसन एंड नेल्सन है, उनका सर्विस क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ आया था। OH के स्पेट एंड बेरी का आर्ग्यूमेंट था इकोनॉमिक ज्योग्राफी के, विच एंडेड ऑन द एग्रीमेंट दैट जो स्टैटिस्टिक्स है ये हाफ फिल्ड ग्लास है। बाकी आप आधा इंटरप्रिटेशन देख लो, बाकी जो अंडरस्टैंडिंग की इंटरप्रिटेशन है वो तो आपको विजुअली या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से करनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी हमारी अप्रोचेस आई थी। बट अगेन इट इज़ नॉट बियॉन्ड द क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि आप ह्यूमन बिहेवियर को कैसे प्रिडिक्ट करोगे। तो अराउंड 1960s एंड 70s के अंदर जो एक बिल्कुल टर्बुलेंट ग्लोबल पीरियड चल रहा था, जिसमें कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स चल रही है, यूएस ने वियतनाम पे वॉर कर दिया है, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, डिफरेंट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, यूएस में सिविल वॉर चल रहा है, इधर रशिया एंड यूएसए का कोल्ड वॉर चल रहा है, अराउंड द वर्ल्ड देयर इज एन इनइक्वालिटी, बहुत ज़्यादा कंट्रीज इंडिपेंडेंट, डीकोलोनाइजेशन जो हमारा हो रहा था उसे, अभी क्या हो रहा था देखो, अब ट्रेंड समझो। पहले एक ह्यूमनिस्टिक टच था ज्योग्राफी के अंदर, है ना, चाहे हम डिटर्मिनिज्म की बात करें जिसमें नेचरिस्टिक टच था, फिर जब हम पॉसिबिलिज्म की बात करें तो यहाँ पे एक ह्यूमनिस्टिक टच आ गया था कि ह्यूमन को एक एक्टिव रोल दे दिया गया था। उसके बाद में जब हम फिर क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन पे गए ना, तो वो बात आ गई फिर से कि आपने फिर से ह्यूमन को एक पैसिव एजेंट बना दिया है। अभी आपके लिए वो क्या है, अभी आपके लिए वो एक्स फैक्टर है, एक वाई फैक्टर है, एक कांस्टेंट है, आप उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच था, जो ह्यूमन टच था, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर थी, वो खत्म होना स्टार्ट हो गई थी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में। तो उसकी वजह से ये कोल्ड वॉर, ये पॉलिटिक्स, दुनिया में असमानता चल रही है, यहाँ पे अशांति चल रही है, इन सारी चीज़ों से क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि आपके लिए हर इंसान, हर प्रॉब्लम, हर जो समस्या का समाधान आप मैथ्स की एक इक्वेशन, एक थ्योरी लेके आ जाते हो, ऐसे नहीं होगा। तो ये जो था, जैसे हार्वे ने क्रिटिसाइज़ करा था कि ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, इट इज़ नॉट कॉपिंग वेल और ये ओवरथ्रोन हो जाएगा ओवर द टाइम। तो इसका मेजर जो ये था वो यही था। और दूसरा ये भी था जैसे कि पॉजिटिविज्म के अंदर था कि रिलीजियस वैल्यूज़ रिलीव्स या फिर कैपिटलिस्टिक व्यूज
व्यूज़ या जो सब्जेक्टिव डिसीजन है ह्यूमन के, उसको नहीं माना जा रहा है। ह्यूमन को हमेशा एक रेशनल सब्जेक्ट की तरह, एक रेशनल पर्सन की तरह देखा जा रहा है कि वो इसी तरह का डिसीजन लेगा या वो इसी तरह की बात सोचेगा। तो वो सब चीज़ें तो इतना प्रिडिक्टेबल तो पॉसिबल नहीं है, नो वन कैन प्रिडिक्ट ह्यूमन नेचर। तो ये इसका मेजर क्रिटिसिज्म था यहाँ पे। तो धीरे धीरे ये जो डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल थ्योरीज हुई थी, उससे धीरे धीरे डिससेटिस्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया था। तो जो मॉडल्स एंड थ्योरीज डेवलप हुए थे क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन पे, वो इतने यूजफुल नहीं हो रहे थे कि दुनिया में जो सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लाया जा सके क्या। ठीक है, मतलब ह्यूमनिस्टिक टच, अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप हर चीज़ का एक मॉडल लेके आ जाते हो, एक थ्योरी लेके आ जाते हो, एक जनरलाइज्ड व्यू लेके आ जाते हो। ये जो आज की थ्योरी, जो आज की प्रॉब्लम है, वो नहीं सॉल्व करी। तो ज्योग्राफी का करंट जो चल रहा था पर्सपेक्टिव वर्ल्ड के अंदर, उससे टच खत्म हो रहा था, उसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी। तो बहुत सारे ज्योग्राफर को लग रहा था कि ज्योग्राफी का रेलेवेंस ही खत्म हो जाएगा अगर इस तरीके से हम चलते रहे। तो ये जो डीह्यूमनाइजेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हुआ था, डीह्यूमनाइज्ड ह्यूमन ज्योग्राफी हुई थी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की वजह से, इसी ने डिससेटिस्फेक्शन लेके आया था। और उसी डिससेटिस्फेक्शन से उसके बाद में ह्यूमनिस्टिक स्कूल लॉन्च हुई थी, जो इसके बाद में हम अभी लोकेशनल एनालिसिस, मतलब अगले वाले लेक्चर से हम ह्यूमनिस्टिक स्कूल की बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मेजर इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस, मेजर इसके क्रिटिसिजम्स हैं। बस इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत मेजर है। जो कमी अभी तक 1950-1920 तक जो कमी ज्योग्राफी में रह रही थी, जो डाइकोटोमी चल रही थी, वो डाइकोटोमी यहाँ पे आके बहुत वेल स्टैब्लिश्ड हो गई थी। मतलब आप समझ रहे हो, बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट हो गया था यहाँ पे कि नहीं, ऐसी बात ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन मेड इनटू द ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं लोकेशनल एनालिसिस की। पहले ये समझो कि लोकेशन या स्पेशल एनालिसिस होता क्या है। देखो, स्पेशल एनालिसिस या फिर जिसको हम एरिया एनालिसिस या फिर हम जिसको लोकेशनल एनालिसिस भी बोलते हैं, ये एक ऐसी अप्रोच होती है ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी की कि आप किसी एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो, जैसे फिर से अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे हमने सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ा था कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द फिनोमेना, इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो अब ये जो वर्ड आया ना, स्पेशल अरेंजमेंट, इस पे फोकस करता है ये कि कैसा स्पेशल अरेंजमेंट है। ये अभी तक जो हमने पॉजिटिविज्म या क्यूआर के अंदर पढ़ा है कि एक एक्यूरेट जनरलाइज्ड मॉडल एंड थ्योरीज होगी जिसमें आप उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात कर सकते हो। सो लोकेशनल एनालिसिस इज अ पार्ट, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव जस्ट स्टडीड, पॉजिटिविज्म एंड इंपीरियलिज्म। पॉजिटिविज्म के अंदर आप फैक्ट के बारे में बात करते हो, इंपीरियलिज्म जो आप देख रहे हो, तो दोनों चीज़ों होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये वाला पर्टिकुलर जो हैबिटेशन टाइप है, ये स्टार शेप्ड है या फिर ये सर्कुलर शेप्ड है, तो मैंने दोनों चीज़ें देखी कि अच्छा हो सकता है कि यहाँ पे एक नदी हो, एक रिवर हो, सॉरी नॉट नदी या रिवर हो, सॉरी एक तालाब हो, उस तालाब के चारों तरफ वो गांव बसा हुआ है, तो एक सर्कुलर शेप में हैबिटेशन है यहाँ पे। ठीक है, बाकी अगर जैसे रोड के आसपास है, अगर कोई हाईवे है, तो हाईवे के आसपास में वो लीनियर शेप के अंदर बना हुआ है। सो आई एम यूजिंग बोथ द पॉजिटिविज्म एंड द इंपीरियलिज्म ऑल्सो। सो इट इज़ एक्चुअली मेथोडोलॉजी ऑफ द स्पेशल साइंस, स्पेशल अरेंजमेंट कैसे है। ठीक है, तो ये बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि लोकेशनल एनालिसिस पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन दोनों का पार्ट है, एंड इसके अंदर पॉजिटिविज्म एंड इंपीरियलिज्म दोनों के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक तो ये ना कि लोकेशनल पे यूपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं नहीं, बट अगेन एक क्वेश्चन माइट कम, सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ लीविंग दिस टॉपिक। तो इसके बारे में आपको बहुत इन डेप्थ, जैसे कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के अंदर हमने पढ़ा है या ड्यूलिज्म के अंदर हमने पढ़ा है, उतना इन डेप्थ नहीं पढ़ना है। बट हाँ, यू शुड हैव एन आइडिया कि अगर लोकेशनल पे एनालिसिस पे क्वेश्चन आता है तो हम उस पर एटलीस्ट 200-250 वर्ड्स उस पर हम लिख पाएँ, तो इतना हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, अभी देखो डेवलपमेंट इसका जो प्रोसेस है वो सेम ही प्रोसेस है। अभी तक जो हमारी पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन चल रहा था, उसी के पैरेलल के अंदर इसका हो रहा था। तो हैगेट जिन्होंने क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, उनकी 1965 के अंदर एक बुक आई थी, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो उन्होंने बोला था कि जो जियोमेट्रिकल ट्रेडिशन है, इसको उन्होंने अडॉप्ट करा था, सो दैट ह्यूमन ज्योग्राफी को अप्रोच को एक एक्सप्लेन करा जा सके ऑर्डर के अंदर, लोकेशन के अंदर, पैटर्न के अंदर। तो इनका जो पूरा सिस्टम था, इट वॉज फोकस्ड ऑन 4 थिंग्स। पहला तो था कि टू अडॉप्ट अ सिस्टम अप्रोच विच कॉन्सेंट्रेट ऑन द पैटर्न एंड लिंकेज विद इन द होल असेंबलीज। पूरे पैटर्न के अंदर, पूरे जैसे कि पूरा एक बड़ा सिटी लिया मैंने, उसके अंदर मैंने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट पॉपुलेशन सेटलमेंट है, सेटलमेंट कैसे बने हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, या फिर मैंने इंडस्ट्रीज ली, इंडस्ट्रीज के अंदर मैंने देखा माइग्रेशन लिया, मैंने देखा कि किस तरीके से पैटर्न बन रहा है रूरल अर्बन, अर्बन रूरल माइग्रेशन का। ठीक है, सो दैट पैटर्न, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द पैटर्न एंड लिंकेज, पूरा एक बड़ा पिक्चर लिखे।
टू एम्प्लॉय मॉडल्स एज टू अंडरस्टैंड मैन इन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, अगेन मैन इन एनवायरमेंट रिलेशनशिप के लिए मॉडल बने। क्वांटिटेटिव जो टेक्निक्स है उनको यूज़ करा गया ताकि जनरलाइज्ड एक स्टेटमेंट निकाला जा सके लोकेशनल ऑर्डर के बारे में। इसके अलावा बाकी जो कुछ और कंट्रीब्यूटर थे जैसे कि मॉर्ले हो गए, कॉल हो गए, चॉर्ले हो गए, कॉक्स हो गए, हार्वी हो गए, इनमें से आप 3-4 नाम याद रख लेना, सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस पर इतना फोकस करना। कम टू कि लोकेशनल एनालिसिस को प्रूव करने के लिए, मतलब उस टाइम पे कौन सी ऐसी मॉडल्स एंड थ्योरीज आई थी जिन्होंने लोकेशनल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट था उसको स्ट्रेंथन करा था। ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेयर वी रियली वांट टू फोकस। तो यहाँ पे क्या फोकस हुआ कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, फोकस पूरा यही है कि उस पर्टिकुलर एरिया का स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जैसे कि ट्रिब्यूटरी एरिया मेजर नोड एक हो गई, जैसे कि एक बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गई। मेट्रोपॉलिटन सिटी के आसपास में जो हमारा अर्बन स्प्रॉल हो रहा है या फिर जो बाकी छोटी बड़ी सिटीज़ नोड्स कनेक्टेड है, जैसे एनसीआर के साथ अलवर कनेक्टेड है, नोएडा कनेक्टेड है, तो ये क्या हो रहा है कि मेरठ कनेक्टेड है, तो ये क्या हो रहा है, एक मेजर नोड का ट्रिब्यूटरी एरिया है, साइड में नोड्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये कहीं पर भी हो सकता है, एक सिटी सेंटर के आसपास नोड क्रिएट हो सकता है, एक मार्केट टाउन के आसपास हो सकता है, टाउन में हो सकता है, इस तरह का हमारा नोड क्रिएट होता है। तो ये इस नोड के अंदर मूवमेंट ऑफ पीपल, मैसेज, गुड्स, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। जैसे कि रूरल से अर्बन, अर्बन से रूरल, दोनों में चीज़ों का माइग्रेट होता है कि एक से फार्म बेस्ड चीज़ें आ रही है, दूसरों से टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें जा रही है। सो दिस टू साइडेड रिलेशनशिप वर्क्स। तो इसमें वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया था जर्मन जियोग्राफर वॉल्टर क्रिस्टालर ने। वॉल्टर क्रिस्टालर ने 1930s के अंदर इन्होंने अपनी सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सेंट्रल प्लेस थ्योरी पे यूपीएससी में काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने जो थ्योरी थी उसमें रूरल एरियाज़ में क्या सेटलमेंट पैटर्न है, उनमें क्या नंबर है, कितना साइज़ है, घर का स्पेसिंग कितनी है उसके बीच में, इस बेसिस पे उन्होंने लीस्ट कॉस्ट लोकेशन का एक प्रिंसिपल दिया था कि जो हर कोई इंसान है वो सबसे कम, मतलब आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम होगी। तो इसके बेसिस पे इन्होंने इसी के बेसिस पे जो लीस्ट कॉस्ट लोकेशन वाला एरिया होता है कि हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि वो कम से कम समय में जर्नी करे। जैसे आप देखो कि जो मेट्रो स्टेशन हैं या फिर जो बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, इनके आसपास जो नोड्स होते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन के, जहाँ से आपको ट्रेवल करने में मिनिमम टाइम लगे, वहाँ पे आपको सबसे महंगा घर मिलता है। आप जितना मेन सिटी सेंटर से जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता है उससे दूर जाते जाओगे तो आपको घर उतना ही सस्ता मिलता जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लीस्ट कॉस्ट लोकेशन है। हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि वो अपना टाइम और कॉस्ट मिनिमाइज़ करे शॉप या ऑफिस की जर्नी तक पहुँचने में। ठीक है, इसीलिए तो क्लस्टर्स बनते जाते हैं। जैसे कि बिजनेसमैन है वो भी यही चाहता है कि गुड्स एंड सर्विस जो पहुंच रही है कंज्यूमर के पास में उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम से कम आए। तो क्रिस्टालर ने इसके लिए एक हेक्सागोनल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एडगर हूवर थे, अगस्त लॉश थे, और इसके अलावा हमारे एल्फ्रेड वेबनर थे जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ के लिए दिया था। इन्होंने ना ये जो लीस्ट कॉस्ट लोकेशन वाला आइडिया था इसी को ही इंडस्ट्रीज़ में लेके गए थे। तो इन्होंने काफ़ी सारे फैक्टर्स इंक्लूड करे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। फिर उन्होंने देखा कि जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, दो चीज़ें हो सकती है कि आप देखो ये जब हम पढ़ेंगे ना डिटेल के अंदर इंडस्ट्रियल एनालिसिस, इंडस्ट्रियल थ्योरी, तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल भाषा में आप ये समझो कि लोकेशनल एनालिसिस के अंदर जो एल्फ्रेड वेबर ने थ्योरी दिया था, थ्योरी में ये था कि कोई भी इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट होगी, विच मीन्स कि क्या वो जहाँ पे रॉ मटेरियल निकल रहा है वहाँ पे लोकेट होगी या फिर जहाँ पे उसका मार्केट है, उसका फाइनल मार्केट है, वहाँ पे लोकेट होगी। अब ये डिसीजन कैसे होगा कि वो कहाँ पे लोकेट होगी, अपने मार्केट के पास में या फिर अपने रॉ मटेरियल के पास में, ये बेस करता है कि उसका रॉ मटेरियल कैसा है, क्या वो वेट लूजिंग या फिर वेट गेनिंग मटेरियल है। ठीक है, उसके साथ में वेट, देखो जितना ज़्यादा भारी अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा भारी मटेरियल होगा, उतनी ज़्यादा उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा रॉ मटेरियल है, कैसा फाइनल प्रोडक्ट है, उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिसाइड करके इंडस्ट्रीज़ को जो है वहाँ पे स्टैब्लिश करा जाता है। ये चीज़ हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बट लोकेशनल एनालिसिस से ये जो रूल निकल के आया था, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल एस्टैब्लिश्ड एंड स्टिल इट गोज़ गुड विद दिस।
ठीक है, तो ये था। इसके अलावा जर्मन ज्योग्राफर थे हमारे वॉन थुनन, इन्होंने लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करी थी। तो इन्होंने जो था एग्रीकल्चर को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, मतलब जैसे कि बात करी थी कि जैसे आप अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जाओगे तो आपका जो एग्रीकल्चर टाइप है, आप एग्रीकल्चर में क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका खेत साइज, आपका जो फील्ड साइज है वो कितना होगा, ये सारी चीज़ें चेंज होती जाएगी। सिमिलरली हेगरस्टेन ने एक थ्योरी दिया था। हेगरस्टेन ने बोला था कि जो मेन सेंटर ऑफ इनोवेशन होता है वो जनरली लार्ज सिटीज़ के आसपास होता है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू आइडियाज़ होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, वो फिर अर्बन हिरार्की के अंदर धीरे धीरे हमारी नीचे की तरफ स्प्रेड होती जाती है। लेकिन यहाँ पे भी लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल टू डिस्टेंस डीके मॉडल, मतलब कि जितना आप दूर जाते जाओगे उतना ही आपका डीके होता जाएगा। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का अगर कितना रूल है, कितना परसेंट उन्होंने कैप्चर कर लिया है, ये इन्फॉर्मेशन अब तो चलो फ़ोन वगैरह इंटरनेट से सब कुछ, मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत क्विकली स्प्रेड हो जाती है, बट अदरवाइज जनरली ये अर्बन एरिया में ज़्यादा people will know rather than people at the rural area. No, this is not a distinction I am making. This is I am taking कि जहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगी। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बट दिस वॉज नॉट बियॉन्ड क्रिटिसिज्म ऑल्सो। लोकेशनल अप्रोच को ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर जनरली क्रिटिसाइज करा जाता है उसके फिलोसॉफिकल एंड मेथोडोलॉजिकल ग्राउंड पे बाय द बिहेवियरलिस्ट एंड पर्टिकुलरली ह्यूमनिस्ट, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म हमने पॉजिटिविज्म का या क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का देखा है वो सेम काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म लोकेशनल एनालिसिस का है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम थिंग, राइट, कुछ अलग नहीं था। तो लोकेशनल एनालिसिस जो पॉजिटिविज्म पे बेस्ड था उसने बहुत ही नॉर्मेटिव क्वेश्चन था कि मैन एनवायरमेंट का रिलेशनशिप कैसा होगा, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया था। ठीक है, तो जो कल्चरल वैल्यूज़ की डिसीजन मेकिंग के अंदर होती है कि मेन को आप एक इकोनॉमिक क्रिएचर या एक रेशनल क्रिएचर बता रहे हो, वो वाली चीज़ें यहाँ पे होती नहीं है। क्योंकि जब हम वॉन थुनन का या वेबर का इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें एक अजम्पशन हमेशा होता है कि मैन इज़ अ रेशनल क्रिएचर, मैन टेक्स अ वेरी रेशनल डिसीजन, बट दैट इज़ नॉट ट्रू ऑल द टाइम। सेकेंड जो लोकेशनल एनालिसिस है वो रियलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को नहीं इम्पैक्ट करता है। जब हम कोई चीज़ का डिसीजन लेते हैं तो उसमें 50 चीज़ें फैक्टर होती है। कभी हमारे इमोशंस हो गए, हमारे बिलीफ हो गए, हमारे रिलीजियस बिलीफ, हमारे कल्चरल बिलीफ हो गए, इट कैन नॉट बी रेशनल ऑल द टाइम। तो उन सारे जो फैक्टर्स को यहाँ पे नहीं वैल्यूड करा जाता है। बाकी ये जो मॉडल है लोकेशनल एनालिसिस का, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द लोकेशनल एनालिसिस ये रियल वर्ल्ड की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको रियल प्रेजेंट नहीं करती है। अभी जैसे कि सोसाइटीज़ हैं ग्लोबल लेवल पे, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, अगर अमेरिका की बैंक ने अगर थोड़ा सा भी ट्विक करा अपनी इंटरेस्ट रेट को तो मार्केट यहाँ पे फॉल या अप हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्पेशल इंटरडिपेंडेंस है अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो वो जो एक होता है कि हम एक लोकेशनल एनालिसिस या हम पर्टिकुलर एक लोकेशन के बारे में बात करें वो ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। लोकेशनल एनालिसिस का इस ग्राउंड पे भी क्रिटिसाइज करा गया था कि जो सोशल ऑर्डर ऑफ कैपिटलिज्म है ये उसको इनकरेज करता है, विच मीन्स कि रिच बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर। लोकेशनल एनालिसिस कैपिटलिस्ट को एक बहुत चांस देता है उनका प्रॉफिट इन्हांस करने के लिए, क्योंकि आपको क्या हो रहा है कि आपको पर्टिकुलर फैक्टर्स, अगेन जब प्रॉफिट की बात करी जाती है तो उसमें ह्यूमन इमोशंस नहीं आते हैं। देन कम्स के कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट लेके आएंगे। इससे ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था। होना तो नहीं स्टार्ट हो गया था, मतलब इट वाज नॉट द कॉज ऑफ दैट, बट डेफिनेटली इट पुश्ड इट। जैसे कि हम ग्रोथ पोल के बारे में, ग्रोथ सेंटर के बारे में बात करेंगे, जब हम रीजनल बात करेंगे तब भी हम देखेंगे कि किस तरीके से लोकेशनल एनालिसिस हैज़ प्लेड ए रोल इन टू दैट। एंड बाकी अभी के टाइम में अगर हम बोलें कि लोकेशनल एनालिसिस का क्या है तो अभी मतलब उतना इसका रेलेवेंस रहा नहीं है। लेकिन फिर भी लोकेशनल एनालिसिस अगेन प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इनटू द सर्ज ऑफ द बिहेवियरलिज्म या ह्यूमनिज्म अचीव्ड, जो हमारी प्रोग्रेस स्टार्ट हुई थी वहाँ पे। ठीक है, तो जो भी रीज़न था इसके ओरिजिन का, लोकेशनल एनालिसिस हैज़ डेफिनेटली चेंज्ड द नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी इन मिड 1960s। तो लोकेशनल थ्योरी हो गई, उसके साथ में हमारी माइग्रेशन थ्योरी हो गई या डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की थ्योरी हो गई है, हमारी अर्बन को लेके, इंडस्ट्रीज़ को लेके, एग्रीकल्चर को लेके बहुत सारी थ्योरीज थी जो लोकेशन बेस्ड थी। तो यहाँ पे इसके साथ में पॉजिटिविज्म, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड लोकेशनल एनालिसिस की थ्योरी के साथ में एक वो जो ड्यूअलिज्म या डाइकोटमी चल रहा था ना हमारा
रेडियोग्राफिक या नॉमोथेटिक एनालिसिस का अप्रोच का, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था क्योंकि दोनों चीज़ें वेल स्टैब्लिश्ड हो चुकी है। रेडियोग्राफिक अप्रोच हमारी हार्टस्टोन तक बहुत अच्छे से वेल स्टैब्लिश्ड हो गई थी। उसके बाद में शॉफर से निकल के, अगस्त कॉम्टे पहले से निकल के, यहाँ पे जब क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया तो जो सेकंड अप्रोच थी नॉमोथेटिक अप्रोच, जिसको पहले इतना भाव नहीं दिया जा रहा था, वो यहाँ पे काफ़ी वेल स्टैब्लिश्ड हो गई थी। सो यहाँ पे दोनों ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी वेल स्टैब्लिश्ड हो गई थी। सो लोकेशनल थ्योरी एनालिसिस नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ये इसमें इतना ही ज़्यादा नहीं पढ़ना है, दिस इज़ मोर देन sufficient to do that एंड दिस इज़ इट आज हम इतना ही करेंगे इसके अंदर। बाकी कल से हम बिहेवियरलिज्म या फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। सो आई होप टिल नाउ दिस होल थिंग इज़ गोइंग फाइन विद यू, आपको समझ में आ रहा है। नाम अगेन, जैसे मैंने आपको बहुत इनिशियली भी बोला था कि बहुत नाम आएंगे इसमें, बहुत कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज आएगा, बट अगेन आप छोटे छोटे नोट्स बना लोगे ना तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। जैसे आप पॉजिटिविज्म की बात कर लो तो पॉजिटिविज्म में आप लिख लो कि अगस्त कॉम्टे थे, उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, विस्कॉन्सिन एंड वॉशिंगटन थे, उसके साथ में 3-4 नाम लिख लो, आप शॉफर का नाम लिख लो। आप ये 2-3 चीज़ें जब लिख लोगे इसमें तो आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएगा। सो अगेन ये टफ है, ट्रू किसी को याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहता, पढ़ाते पढ़ाते भी मैं भूल जाती हूँ, एंड दिस विल हैपन। इसीलिए आपको बार बार इसका रिवाइज करना पड़ता है, और इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड यही रहता है कि आप एक A4 शीट पे लिखो और उसको दीवार पे चिपका दो, और जितनी बार उधर से निकलोगे थोड़ी बहुत नज़र घूमेगी तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ याद रह ही जाएगा। ठीक है, ये सबके साथ होता है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो इसमें स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। कूल, ऑलराइट देन दिस इज़ इट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट अगेन रिवाइज कर लेना, ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर आपने ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी में नहीं भी कराया ना तो चलो उसको जाने दो, बट दिस पर्टिकुलर चैप्टर अगर आपने रिवाइज नहीं करा, आई प्रॉमिस यू आपको बाद में जाके इतनी दिक्कत होगी इसको याद रखने के अंदर, एंड दैट्स नॉट अ गुड प्रॉमिस आई एम मेकिंग हियर सीरियसली। ठीक है, तो चलो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट, एंड बाय, जय हिंद।